हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वांगशन टाइमलेस में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फाइनली मैं नो एड्रेस ओनली मेमोरीज का लास्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। और खैर, मुझे लगता है शायद आप लोगों को ये स्टोरी पसंद नहीं आई है। आई नो कि शानवांग मैक्सिमम लोगों को पसंद नहीं आती, बट खैर शायद इस बार स्टोरी लाइन भी पसंद नहीं आई है। तो अब जो भी हो, स्टोरी को तो मुझे एंड करना है। तो फाइनली ये अब लास्ट सीजन है इसका। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। खैर, उम्मीद भी नहीं कर सकती मैं। अब मैं सीधा स्टोरी के बारे में आती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप करती हूँ। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि लानवांग जी जो है बचपन से अपने अंकल लैन किरन और आंट लैन शी के साथ रहता है। वहीं पे लानवांग जी विंग से मिलता है। फिलहाल लानवांग जी को पता चल चुका है कि विंग उससे जस्ट टाइम पास करने के पर्पज से उसे बार बार चेज कर रहा था। तो अब हमें देखना है आगे कि लानवांग जी को ये कैसे पता चला कि विंग उससे टाइम पास करना चाहता था, और अब क्या होगा आगे उन दोनों के रिलेशनशिप का। तो चलते हैं हमारे सीधे स्टोरी लाइन पे। तब मियाँ मियाँ से विंग कहता है, अगर मैं उसे अभी डिस्टर्ब करूंगा तो उसकी पूरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। तब मियाँ मियाँ कहती है, अच्छा, अगर इस डिस्टर्ब के चक्कर में उसे कोई और प्रपोज कर लेगा और उसे हाँ कह देगा तो क्या तू सह लेगा ये सब? विंग ये सुनते ही एकदम से अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो चीज़ विंग की है उसे कोई भी नहीं ले जा सकता। तभी यंग यंग विंग के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, विंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कोई चीज़ नहीं है। अगर तुझे अपने प्यार के साथ दिलाना है तो मुझे उससे बात करना होगा। और विंग कहता है, पक्का? क्या वो पक्का मेरी बात मानेगा? यंग यंग कहता है, हाँ, मान लेगा। खैर, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है वो इतना भी रूड नहीं है। विंग कहता है, ठीक है, लेकिन आइंदा से उसे इतना मत बोलियो। विंग के पास सुन के उसके सभी दोस्त उसको देखते हैं। तब मियाँ में कहती है, वाह वाह वाह, अभी से इतना पॉजिटिव। विंग कहता है, हाँ। वो लोग कहते हैं, चल चल ठीक है, फिलहाल अब हम चलते हैं, अपना मूड लाइट अप कर देना, और साथ ही साथ कॉलेज का भी ध्यान देना, ठीक है? क्योंकि तू जानता है ना, अगर तेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं है तो तेरे बाबा तुझे क्या करेंगे। विंग कहता, हाँ हाँ मैं जानता हूँ। उसके बाद उसके सभी फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि विंग लगभग 2 घंटे से अपने फ़ोन को घूरे जा रहा है। वो बार बार लालवांग जी का नंबर डायल कर रहा है, लेकिन अगले ही पल उसे डिलीट कर रहा है। और फिर एंड में लालवांग जी को विंग कॉल नहीं कर पाता, और फिर वो ऐसे ही सो जाता है। अब हम देखते हैं ऐसे ही करके दिन बीते जाते हैं, यानी कि विंग हमेशा लालवांग जी का नंबर डायल करता, लेकिन कॉल लगने से पहले ही डिलीट कर देता है। ऐसे करके लगभग 3 महीने बीत जाते हैं। तभी एक दिन विंग अचानक से ही लालवांग जी को कॉल डायल करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लालवांग जी जो कि अपना शायद क्लास वर्क कर रहा था या फिर वो पढ़ रहा था, विंग का कॉल आता देख उसके दिलों की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी जो सांसें हैं वो भारी हो जाती हैं। उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या क्या ये सच में कॉल है या फिर जस्ट एक मिस कॉल। लालवांग जी कुछ देर तक ऐसे ही रहता है, और फिर जब उसे लगता है कि नहीं, ये मिस कॉल नहीं है, लालवांग जी कॉल रिसीव करता है और कहता है, हाँ हेलो। हमने से विंग, उसे भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोले। वो कहता, हेलो। लालवांग जी कहता, बताओ, क्यों क्यों कॉल किया तुमने? विंग, वो कहता, वो बस ऐसा ही, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनी थी। ये सुन के लालवांग जी के चेहरे में स्माइल सी आ जाती है। वो कहता है, अब सुन ली, अब रख दो फ़ोन। इतना कह के लालवांग जी कॉल कट कर देता है। विंग, उसका जो चेहरा है पूरा पसीने से भर चुका है। उसके दिल की जो धड़कन है वो 100 गुना बढ़ चुकी है। लेकिन साथ ही साथ उसे बहुत खुशी हो रही है कि चलो, लालवांग जी ने भले ही 10 सेकंड बात की, लेकिन कम से कम उसे गाली तो नहीं दी। इसका मतलब यह है कि शायद लालवांग जी के मन में कुछ है। इसलिए विंग खुश हो जाता है और फिर वह अपने बिस्तर में दोबारा से लेट जाता है। तो हम देखते हैं कि ऐसे ही अब विंग हर 2-2 3-3 दिन में एक बार लालवांग जी को कॉल करता है, और फिर नॉर्मली थोड़ा थोड़ा बात करना स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसे ही करके और 2 महीना बीत जाता है, और फिर धीरे धीरे करके वो स्टार्टिंग में जस्ट फ्रेंड बनते हैं, और फिर 2 महीने बाद जो उनकी फ्रेंडशिप है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। और साथ ही साथ इनका जो फाइनल एग्ज़ाम था, यानी कि +1 का जो क्लास है वो भी ख़त्म हो जाता है। यानी कि +1 में लालवांग जी बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो जाता है और फिर क्लास 12th में चला जाता है। वही हम देखते हैं कि विंग वो भी ठीक ठाक नंबरों से फर्स्ट ईयर में पास हो जाता है। और देखते देखते लालवांग जी और विंग अब काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यानी कि लालवांग जी और विंग अब दोनों से, यानी कि आपस में एज अ फ्रेंड नॉर्मली बात करते हैं। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि शाओ शिंगचैन और शुयांग के बीच में भी कुछ होने लगता है, और वहीं न्यू हिसेंग और वेंचू उनके बीच में भी थोड़ा बहुत टांका फिट होने लगता है। और
हम देखते हैं लैनवांग जी इस समय अपने कमरे में बैठा हुआ है और वो कुछ याद कर रहा है। इसमें हम देखते हैं कि लैनवांग जी जो कि एक दिन अपने स्कूल से लौट रहा था और शायद वो इस समय वो अकेला था, तभी वो देखता है कि उसने विंग को मिया मिया के साथ कहीं जाते देखा। वो उसका पीछा तो नहीं करना चाहता, लेकिन खैर उसे पता ही नहीं चलता कब उसके पैर उन दोनों के पीछे चल पड़ते हैं। तभी लैनवांग जी कुछ ऐसा सुनता है जिससे कि उसके पैर थोड़े जमीन खिसक जाती है, जहाँ विंग कह रहा होता है, मिया मिया तुम मुझे परेशान करना बंद करो और तुम सभी पार्टी के लिए तैयार रहना। मतलब तुम लोगों को मुझे पार्टी देना है। तुम याद है ना, अगर लैनवांग जी को मैंने अपने प्यार में गिरा दिया तो तुम सबको मुझे पार्टी देना है। मिया मिया कहती है, विवुशियान तुम दिन में सपने देखना बंद करो, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसकी शक्ल देख के लगता है कि वो तुम्हें घास भी नहीं देता और तुम पत्नी क्या क्या सपने देख के बैठ गए हो। विंग कहता, लगी शर्त? मैम कहती है, हाँ लगी शर्त। इतना कह के वो लोग आके बात करते हुए जा रहे होते हैं। वही लैनवांग जी ये सुन के एकदम से फ्रीज हो जाता है, सोचता है क्या ये सब झूठ? मतलब ये लैनवांग जी को अब समझ आ जाता है कि विंग जो इतने टाइम से उसे चेज कर रहा है, उसके दाएं बाएं घूमता रहता है, वो सब एक ड्रामा है, वो सब एक उसके प्लान का हिस्सा है। ये सोचते ही लैनवांग जी की आंखों से आंसू गिरते हैं और फिर वो वहां से गुस्से से चला जाता है। तभी लैनवांग जी उसकी आंख खुलती है क्योंकि नी हुई सेंग और शाओ शिंचन अंदर आता है। फिर वो उठता है और फिर उन दोनों के साथ बातें करने बैठ जाता है। तो हम देखते हैं ऐसे ही समय बीतता है और फिर बीतते समय के साथ साथ लैनवांग जी और भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा आपस में घुलने मिलने लगते हैं, यानी कि जो इनकी फ्रेंडशिप है वो काफ़ी ज़्यादा और स्ट्रांग होती है। विंग और लैनवांग जी को छोड़ के बाकी सभी लोग यानी कि नी हुई सेंग, शाओ शिंचन, शू यांग, शू शे, वैन शू, मिया मिया, वैन किंग और यांग यांग वो जानते हैं कि वो दोनों शायद एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन शायद पता नहीं वो दोनों जानते नहीं हैं कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं या फिर वो जानबूझ के प्रपोज नहीं करे दूसरे को। ऐसे करके एक और साल बीत जाता है, यानी कि लैनवांग जी का जो 10+2 की पढ़ाई थी वो भी खत्म हो जाती है और साथ ही साथ विंग का सेकेंड ईयर वो भी कंप्लीट हो जाता है और फिर वो थर्ड ईयर में पहुंच जाता है। तो हम देखते हैं कि अब लैनवांग जी ने भी अपने फ्रेंड्स यानी कि नी मिसिंग और शाओ शिनचैन के साथ मिलकर उसी कॉलेज में एडमिशन लिया जिसमें कि विंग और उसके फ्रेंड रहते थे। भले ही लैनवांग जी और उसके पेरेंट्स वो इतना बड़ा कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल लैनवांग जी पढ़ने में काफ़ी तेज़ है, जिस कारण से उसे स्कॉलरशिप के थ्रू वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। अब ये लोग आपस में काफ़ी ज़्यादा मिलने लगे हैं। तो हम देखते हैं कि कॉलेज का 6 मंथ बीत जाता है। तभी विंग इस समय अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ है और शायद नी हुई शाओ शिनचैन और लैनवांग जी वो शायद अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के सिलसिले में छुट्टी पे हैं। तभी वैन किंग कहती है विंग से, विंग तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें उसे प्रपोज कर देना चाहिए? क्योंकि हम जानते हैं तुम शायद उससे बहुत प्यार करते हो और तुम जानते हो ना कि लैनवांग जी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। मैंने तो कई बार सुना है लोगों को कि वो फाइनल ईयर होते ही प्रपोज करेंगे, तो मुझे लगता है कि तुम्हें अब उसे प्रपोज कर लेना चाहिए। वही उसका चेहरा वो सुनते ही एकदम सख्त पड़ जाता है। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लैनवांग जी सिर्फ मेरा है। मिया मैं कहती हाँ वो तो हम जानते हैं, लेकिन तुम्हें उसे प्रपोज तो करना होगा। बिना प्रपोज करे तुम उस पर कैसे हक जता सकते हो? और तुम जानते हो ना कि शायद लैनवांग जी भी तुमसे प्यार करता है, तो तुम्हें डर किस बात का है? और विंग कहता है कहीं अगर उससे दोबारा से ऐसा लगे कि मैं जस्ट टाइम पास, तब मिया मिया विंग के हाथों पे हाथ रख दिया और कहती है विंग जो पुरानी बात थी तुम मुझे भूल जाओ, अब समय है आगे बढ़ने का। अगर तुम उसे अभी प्रपोज नहीं करोगे तो देख लेना कोई और प्रपोज कर लेगा, फिर मत आना लो तुम्हारे पास। विंग कहता है पक्का क्या मुझे प्रपोज कर लेना चाहिए? मिया मिया कहती है हाँ। तो विंग कहता है ठीक है, तो मैं कैसे प्रपोज करूँ? तब मियान किम कहती है ये तो बहुत ईजी है, जैसे कि मिया मिया सेपरेट अपार्टमेंट में रहती है, तो क्यों ना हम सभी लोग पार्टी करें और उसी पार्टी के दौरान तुम प्रपोज कर लो। विंग कहता है अच्छा, लेकिन क्या वो पार्टी में आएगा? क्योंकि मैंने सुना है उसके जो अंकल है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वैन किंग कहती है ये चीज़ तुम लैनवांग जी पे छोड़ दो, अगर वो तुमसे प्यार करता होगा तो जैसे भी मना लेगा। विंग कहता है ठीक है। उसके बाद वैन किंग सीधा कॉल लगा दिया लैनवांग जी को। लैनवांग जी कॉल रिसीव करता हुआ कहता हाँ वैन किंग बताओ। तो वैन किंग कहती है लैनवांग जी एक्चुअली 2 दिन बाद मिया मिया के अपार्टमेंट में पार्टी है, जिस कारण कि तुम सब लोगों को वहाँ पे आना, यानी कि शाओ शिनचैन तुम्हें और नी हुई को, ठीक है? लैनवांग जी कहता है लेकिन कितने बजे? वैन किंग कहती है ज़्यादा नहीं, बस शाम के 4 बजे और 9-10 बजे तक पार्टी फिनिश हो जाएगी। लैनवांग जी वो कहता है लेकिन मेरे अंकल अलाउ। वैन किंग कहती है अरे यार एक दिन की तो बात है, कुछ भी कह देना अपने अंकल से।
लनवांग जी कहता है ठीक है देखता हूँ। तो वैन किंग कहती है हाँ अपने दोनों दोस्त को बताना मत बोलना ठीक है। लनवांग जी कहता है ठीक है। फिर वैन किंग कॉल रखती है। लनवांग जी कहता है वैसा शाओ शिनचैन मैं के अपार्टमेंट में पार्टी है परसों, तो तुम क्या सोचते हो जाएं? शाओ शिनचैन कहता है ऑफकोर्स आना चाहिए। और वैसे भी देखो उन लोगों का जो कॉलेज का फाइनल ईयर होने वाला है यानी कि 6 महीने बाद वो लोग यहाँ से चले जाएंगे, तो हमें उन लोगों के साथ थोड़ी बहुत टच में रहना चाहिए, क्योंकि बाद में जाके अगर हमें कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाना होगा या फिर कहीं भी रेफरेंस के लिए तो हम उनका रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि हमारे कॉलेज से निकलते निकलते तो वो काफ़ी अच्छे पोस्ट पे होंगे। तब न्यूज़ कहता हाँ शाओ शिनचैन बिल्कुल सही कह रहा है हमें जाना चाहिए। तन्नो जी कहता ठीक है लेकिन मैं अपने अंकल को कैसे बताऊंगा? शाओ शिनचैन कहता है तुम अपने गगा को मनाओ, गगा उनको मना लेंगे। ऋषि कहता ठीक है। तो हम देखते हैं कि अब से ठीक 2 घंटे बाद शाओ शिनचैन और नीम सिंह जा चुके हैं। लनवांग जी अपने गगा यानी कि लैंस सिंह के रूम में हैं। तब लैंस सिंह कहते हैं हाँ वांग जी बताओ क्या चाहिए तुम्हें आज? लनवांग जी कहता है गगा दरअसल मैं परसों पार्टी में जाना चाहता हूँ, और हाँ पार्टी पब में नहीं है, वो मेरे एक सीनियर है उनके कमरे में है। लैंस सिंह लनवांग जी को देखते हैं और कहते हैं पक्का? लनवांग जी कहता हाँ गगा पक्का, तो प्लीज़ आप अंकल और आंट से बात करो। लैंस सिंह कहता है ठीक है मैं बात करके देखता हूँ। लैंस जी कहता है पक्का प्लीज़ गगा आप उन्हें मना लोगे ना? लैंस सिंह कहता है हाँ मैं ट्राई करूँगा। तो हम देखते हैं कि अभी डिनर का टाइम है। लैनवांग जी उसके गगा लैन कुरैन लैंची सभी लोग डिनर कर रहे हैं। तब लैंची चैन कहता है शिफू जैसा कि आप जानते हैं ना कि लैनवांग जी के कुछ सीनियर फ्रेंड्स भी हैं, तो वो लैनवांग जी और उसके फ्रेंड्स को पार्टी थ्रो कर रहे हैं अब से ठीक 1 दिन बाद। तो लैनवांग जी पार्टी में जाना चाहता है 1 दिन के लिए। तो लैन किरण लैंची चैन को देखते हैं और कहते हैं वहाँ पे कौन कौन होंगे? तब लैंची चैन कहता है अंकल और कौन होगा, इनके बस फ्रेंड्स है और कोई नहीं है, और वैसे भी पार्टी अपार्टमेंट में है ना कि किसी पब में। लैंची लैंड ग्रैंड को देखते हुए कहती है बेचारा बच्चा जाना चाहता है तो जाने दो ना उसे, और वैसे भी आप छोटा भाई हो तो बड़ा हो चुके हैं। लैंड ग्रैंड कहता है ठीक है, लेकिन इतना कह के लैंड ग्रैंड चुप हो जाता है। वो देखता है लैंड जी को और कहता है ठीक है आजाद तुम जा सकते हो, लेकिन बस 1 दिन ठीक है। लैंड जी बहुत खुश होता है और कहता है जी शिफू मैं समझ गया। तो हम देखते हैं कि लैंड जी अपने कमरे में आ चुका है और वो बहुत खुश है। वो अपने फ्रेंड्स को बता देता है कि उसके अंकल ने उसको परमिशन दे दी है। अब हम देखते हैं ठीक 2 दिन बाद का समय। लैनवांग जी अपने फ्रेंड्स के साथ जा पहुंचता है मियाँ मियाँ के अपार्टमेंट में। वहाँ पे वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा पार्टी करते हैं, और फिर ठीक रात के 11 बजे सभी लोग धीरे धीरे करके अपने कमरे में जाने लगते हैं, यानी कि जो वैन किंग का अपार्टमेंट है उसमें ऑलमोस्ट 3 BHK अपार्टमेंट है। तो वहाँ पे लड़कियों के लिए अलग कमरा है और फिर लड़कों के लिए अलग कमरा, साथ ही साथ उन्होंने जो जूनियर्स है उनके लिए अलग कमरा रखा हुआ था। तब मियाँ मैं कहती है मुझे लगता है अब हम सबको सोने चला जाना चाहिए क्योंकि कल कॉलेज जाना है। सभी लोग वहाँ कहते हैं। तभी विंग आता है लानवांग जी के पास। वो कहता है वांग जी मुझे तुमसे कुछ काम था। लानवांग जी विंग को देखता है। वो कहता है ठीक है। उसके बाद लानवांग जी को विंग टेरिस पे ले जाता है। बाकी जो सभी लोग थे वो अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तब लानवांग जी और विंग टेरिस पे आते हैं। फिर लानवांग जी कहता है हाँ विंग बताओ क्या हुआ? तब विंग लानवांग जी के सामने घुटने के बल बैठता है और कहता है वांग जी दरअसल मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और हाँ इस बार ऐसा कोई भी नाटक नहीं है, मतलब मैं टाइम पास नहीं करना चाहता, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। रणवांग जी शायद वो भी जानता है कि वो भी विंग से प्यार करता है, लेकिन पता नहीं उसे कोई चीज़ ऐसी है जो कि मना कर रही हो विंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए। रणवांग जी कुछ नहीं कहता, बस ऐसे ही खड़ा रह जाता है। विंग काफ़ी देर तक रणवांग जी को देखता रहता है और कहता है वांग जी बताओ। रणवांग जी एकदम से पीछे मुड़ता है और फिर जान लेता है। तब विंग अपनी जगह से उठता है और फिर रणवांग जी के हाथ को कस के पकड़ता है और उसे एकदम से यानी कि एक झटके से अपनी तरफ खींचता है, जिस कारण से रणवांग जी सीधा विंग के चेस्ट में आके लगता है। विंग रणवांग जी को जोर से हक करता है और कहता है प्लीज प्लीज वांग जी तुम तुम्हें दिखता नहीं कि मैं इतने टाइम से तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ, प्लीज मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। रणवांग जी उसे अपने मन में डर है क्योंकि वो जानता है कि शायद उसके जो अंकल आंट है वो शायद इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि लालन जी अपने अंकल आंट को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। वो जानते हैं कि विंग उनसे काफ़ी ज़्यादा स्टेटस में अलग है, यानी कि विंग का स्टेटस और उनके स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जिस कारण शायद वो इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे।
लनवांग जी कहता है नहीं नहीं विंग, हम एक नहीं हो सकते। ऐसा कह के लनवांग जी जाने लगते हैं। फिर विंग लनवांग जी को दोबारा से उसके हाथ से पकड़ता है और फिर उसको दीवार के पास ले जाता है और फिर उसका फेस अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और कहता है लांजा प्लीज क्या हो तुम्हें, तुम्हें किस बात का डर है बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी तुमसे टाइम पास करूंगा, हाँ बताओ। लैलॉन्ग जी उसकी आंखें हल्की हल्की भर आती है, वो कहता है नहीं विंग, दरअसल वो मेरे अंकल आंट नहीं मानेंगे। विंग कहता है नहीं, मुझे तुम्हारे अंकल आंट से कोई मतलब नहीं है, तुम बताओ क्या तुम उनसे प्यार नहीं करते, बताओ बताओ लांजा। लैलॉन्ग जी वो कुछ नहीं कहता। फिर विंग धीरे धीरे लैलॉन्ग जी के करीब आता है। लैलॉन्ग जी धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करता है, जो देखकर विंग एक स्माइल करता है और फिर वह लैलॉन्ग जी के लिप्स पे टूट पड़ता है और फिर वो दोनों बहुत ही डीप और पैशनेट सा एक किस शेयर करते हैं। लगभग 5 मिनट बाद लैलॉन्ग जी और विंग दोनों अलग होते हैं। देखते हैं कि दोनों की सांसें काफी ज्यादा बड़ी हुई है। लैलॉन्ग जी हाफ देर कहता है विंग लेकिन ये सब सही नहीं है, तुम जानते हो ना। विंग कहता है लांजा प्लीज प्लीज तुम ऐसा मत कहो, क्योंकि अगर तुमने मुझे मना कर दिया तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शायद तुम ही हो एक ऐसे जिसने मुझे दोबारा से प्यार पे यकीन कराया है। नहीं तो मुझे प्यार में बिल्कुल विश्वास नहीं था। अगर तुम भी मुझे ऐसे छोड़ दोगे तो मैं दोबारा से टूट जाऊंगा। मैं कभी भी प्यार पे भरोसा नहीं कर पाऊंगा लांजा प्लीज। लैलॉन्ग जी जानता है कि विंग के पेरेंट्स के जो रिलेशन है वो काफी अच्छे नहीं है, जिस कारण से विंग रिलेशनशिप को मानता नहीं था। ये देखिए लैलॉन्ग जी विंग से कहता है विंग लेकिन तुम जानते हो ना कि मेरे अंकल आंट। विंग कहता है लांजा मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें नहीं खो सकता, किसी भी कीमत पे नहीं। अगर जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारे लिए अपना घर भी छोड़ सकता हूँ, अपना पूरा घर बार हर चीज, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता प्लीज लांजा। सलमान जी ये सुन के बहुत खुश होता है। सलमान जी विंग को जोर से हक करता और कहता है आई लव यू टू विंग, तुम्हारे पेरेंट्स ने अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो। विंग सलमान जी को और जोर से हक करता और कहता है लांजा तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे अब हो चाहे बाद में, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सलमान जी विंग से थोड़ा सा अलग होता है और फिर वह सीधा विंग के लिप्स को कैप्चर करता है। धीरे धीरे वो दोनों जमीन पे लेट जाते हैं और फिर ललमान जी वो विंग को बहुत ही हंग्रीली किस करता है। वो धीरे धीरे अपने दोनों हाथ विंग के चेस्ट के अंदर इंसर्ट करता है, यानी कि उसकी जो शर्ट है उसके अंदर इंसर्ट करता है और फिर अपने पूरे हाथ को विंग के चेस्ट में फहराता है, जिसे फील करते ही विंग उसके साथ से पूरी भारी हो जाती है। वो मानो उसका अपना कंट्रोल खोने लगता है अपने बॉडी में से। वो एकदम से फ्लिप करता है लनोंग जी को और फिर लनोंग जी के ऊपर आ जाता है और वह फिर सेम वैसे ही लनोंग जी के साथ करता है। लगभग 5 मिनट तक ऐसा करने के बाद लनोंग जी और विंग एक दूसरे से अलग होते हैं। तब विंग कहता है लंजा क्या तुम्हें, लनोंग जी विंग से कहता है नहीं विंग, अभी ये समय सही नहीं है। अभी हम विंग समझ आता है। वो लनोंग जी के साइड में लेट जाता है और कहता है मैं चाहता हूँ अभी ये समय सही नहीं है और ना जगह सही है। वैसे लंचा तुम्हारे घर में कौन कौन है। तब लनोंजी कहता है एक्चुअली मेरे बड़े काका हैं और मेरे मदर फादर हैं, लेकिन मैं जब 10 साल का था तब से अपने अंकल आंट के साथ रहता हूँ, क्योंकि मेरे अंकल आंट के बच्चे नहीं हुए थे इसीलिए। विंग लनोंजी की तरफ मुड़ता और कहता है सच्ची, वैसे तुम्हारे गाँव का नाम क्या है। लनोंजी कहता है मेरे गाँव का नाम गुजू है। विंग कहता है गुजू, गुजू में तो बहुत सारे और गाँव हैं, वहां पे कहाँ जैसे। ललमान जी कुछ बताने वाला था, इतने में विंग को कॉल आता है और उनकी बात वहीं पे रुक जाती है। तब ललमान जी कहता है विंग मुझे लगता है अब हम दोनों को नीचे चलना चाहिए। विंग कहता है हाँ। इसके बाद ललमान जी विंग दोनों उठते हैं और फिर उठ के टेरेस से नीचे जाने वाले होते हैं। तभी ललमान जी को विंग दोबारा से अपनी बाहों में लेता है और फिर एक बहुत ही डीप और पैशनेट सा किस करता है। लगभग 1 मिनट में दोनों अलग होते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे आते हैं जो मेन एरिया है, यानी कि जो अपार्टमेंट है वहाँ पे। लेकिन अपार्टमेंट में अंदर जाने से पहले तनवांग जी विंग की कॉलर को अच्छे से बंद कर देता है और साथ ही साथ अपने कॉलर को भी अच्छे से बंद करता है ताकि उन्होंने जो ऊपर कांड किया है वो किसी को पता ना चले। फिर तनवांग जी और विंग ब्लश करते हुए अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सभी जंगली फ्रेंड्स जागे हुए हैं, जिसे देखकर वो दोनों काफी ब्लश करते हैं। तब मियाँ मैं कहते हैं ओहो आखिरकार तुम दोनों एक हो ही गए। तब वैन किंग कहती है चलो आओ जल्दी से और केक काटो। विंग कहता मतलब
तो वैन किंग कहती है, ओफो, तुम दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज कर लिया है और तुम दोनों ने हाँ कर लिया है, तो ये तो तुम्हारी लव की शुरुआत है ना, तो किसी अच्छी चीज़ की शुरुआत अच्छी यानी कि मीठा खा के होना चाहिए, चलो जल्दी आओ। फिर लालवांग और विंग दोनों आते हैं और फिर दोनों केक कट करते हैं। उसके बाद सभी फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं और फिर लगभग 1 घंटे बाद वो सभी सोने चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि लालवांग जी अब अपने घर वापस आ चुका है और साथ ही साथ उसकी जो रेगुलर पढ़ाई है वो चल चुकी है। उन्हें पता नहीं चलता कि कब 6 महीने बीत जाते हैं और फिर 6 महीने बाद विंग और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो कॉलेज से ग्रेजुएट होकर निकल जाते हैं। वही लालवांग जी और उसके फ्रेंड्स अभी भी कॉलेज में लगे हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि विंग ने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया है और वो साथ ही साथ लालवांग जी के साथ भी टच में है, यानी कि वो हर बार लालवांग जी से मिलने आया करता है। ऑफिस है वो यूनिवर्सिटी से काफ़ी नज़दीक है, मुश्किल से आधे घंटे का रास्ता है, जिस कारण से कि विंग लंच में भी कॉलेज में पहुंच जाता है। लालवांग जी को देखकर कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जलते हैं, क्योंकि लालवांग जी को इतना हैंडसम और इतना रिच बॉयफ्रेंड जो मिला है, इसलिए सभी लोग लालवांग जी से काफ़ी ज़्यादा जलते हैं। और साथ ही साथ कई लोग विंग से जलते हैं क्योंकि उन्हें इतना इनोसेंट और इतना इंटेलिजेंट बॉयफ्रेंड जो मिला है। लेकिन विंग और लालवांग जी के प्यार में कोई भी कमी नहीं आती और वो ऐसे ही एक दूसरे के साथ अपना जो ट्रस्ट है वो बनाए रखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ना कि एक बिजनेस वर्ल्ड में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि बिजनेस के लिए हमें कई लोगों से डील करना पड़ता है, जिस दौरान विंग को कई बार जो अपोजिट पार्टी के लोग हैं उनके साथ मीटिंग में जाना पड़ता है और कई बार अपोजिट पार्टी में जैसे कई फीमेल्स होती है, जिस कारण से कि विंग के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा र्यूमर भी आते रहते हैं कि विंग का फिलहाल इसके साथ अफेयर है या फिर ऐसा कुछ। लेकिन लालवांग जी उसे अपने विंग पे पूरा भरोसा है और ऐसे ही करते लालवांग जी का जो कॉलेज था वो भी ख़त्म हो जाता है, यानी कि कॉलेज का फाइनल ईयर भी हो जाता है। तो हम देखते हैं कि लालवांग जी ने अब ग्रेजुएशन पूरी कर ली है और वह इस समय उसी पार्क में विजिट कर रहा है विंग का, जहाँ पे कि विंग ने पहली बार लालवांग जी को प्रपोज किया था। विंग आता है भागता भागता और सीधा लालवांग जी को जोर से करता है और कहता है, लांजा, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम पास हो जाओगे और वो भी बहुत अच्छे नंबर से। आई एम प्राउड ऑफ यू। लालवांग जी कहता है, ठीक है, ज़्यादा बातें मत बनाओ, और वैसे तुम लेट क्यों हो गए और वो कौन है, मांग लेंगे जाओ जिसके साथ तुम्हारा बात चला हुआ है। विंग कहता है, ओफो लांजा, तुम भी इन पेपरसी की बात में आ गई, वो कुछ नहीं है, वो फालतू की बातें हैं, तुम उसे छोड़ो, आओ बैठो। उसके बाद लालवांग जी और विंग दोनों बैठ जाते हैं और फिर विंग कहता है, लांजा, अब तुमने क्या सोचा है, क्या तुम ऑफिस ज्वाइन करोगे या फिर क्या? लालवांग जी कहता है, दरअसल मैं अपने अंकल का ऑफिस ज्वाइन करूँगा, तुम जानते हो ना कि मेरे अंकल भी छोटे मोटे लेवल पे बिजनेस करते हैं। विंग कहता है, हाँ वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे ऑफिस नहीं आ सकते, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूँ। लालवांग जी कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मेरे अंकल मानेंगे। तब विंग कहता है, अरे यार बना के देखो ना, और वैसे भी तुम्हारे अंकल का जो ऑफिस है वो तो तुम्हारे काका जाते हैं, तो तुम ऐसा कहो ना उन्हें कि तुम अपने पैर पे खुद खड़ा होना चाहते हो, इसलिए तुम अलग ऑफिस ज्वाइन करना चाहते हो। लालवांग जी कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ। और फिर लगभग कुछ देर बातें करने के बाद वो लोग वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि लालवांग जी फिलहाल अपने अंकल और आंट और अपने काका के साथ है। तब लालवांग जी कहते हैं, अंकल मैं कुछ कहना चाहता हूँ। लैंडकैन कहता है, हाँ बताओ। तब लालवांग जी कहता है, दरअसल मैं किसी और ऑफिस में ज्वाइन होना चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि आपका ऑलरेडी ऑफिस है, लेकिन फिर भी मैं अपनी शुरुआत खुद करना चाहता हूँ। लैंडकैन ये सुन के बहुत खुश होता है, वो कहते हैं, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ठीक है, तुम ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन तुम कौन सा ऑफिस जाना चाहते हो? तब लालवांग जी कहता है, मैं वी वी कॉर्पोरेशन जाना चाहता हूँ। ये सुन के लैंडकैन का थोड़ा सा मुंह बन जाता है। लालवांग जी कहता है, क्यों अंकल क्या हुआ? तब लैंडकैन कहते हैं, वी कॉर्पोरेशन उससे अच्छा है तुम जंग कॉर्पोरेशन जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। लालवांग जी कहते हैं, नहीं लेकिन मुझे। तब लैंड जी कहती है, कुरैन अगर वो वी कॉर्पोरेशन जाना था तो उसे वहाँ जाने दो, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तब लैंडकैन कहता है, ठीक है चले जाना, अपना ख्याल रखना। लालवांग जी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि लालवांग जी विंग के ऑफिस में ज्वाइन हो जाता है और फिर उसके बाद लालवांग जी और विंग का जो ऑफिस रोमांस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि फिलहाल लालवांग जी है वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय बना हुआ है, क्योंकि यार अब उसे किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो सीधे अब CEO का जो असिस्टेंट है वो तो नहीं बन सकता, इसलिए लालवांग जी पहले सिंपल एक एम्प्लॉय के पोस्ट पे जाता है। लेकिन लालवांग जी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और फिर उसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज होती है, क्योंकि उसके अंकल भले ही छोटा मोटा ऑफिस चलाते हैं, लेकिन खैर उसे बिजनेस नॉलेज है, जिस कारण से लालवांग जी काफ़ी जल्दी ही सब कुछ सीख जाता है और फिर वह
जिसके कारण 6 महीने में लनवांग जी वो मैनेजर लेवल पे आ जाता है, जिसको कि स्पेशल शायद वी चांग से नहीं प्रमोट किया था, क्योंकि उसने देखा है कि लनवांग जी काफ़ी ज़्यादा मेहनती है और वी चांग से को ऐसे मेहनती लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लेकिन कई लोग होते हैं ना जिन्हें लोगों की सक्सेस से जलन होती है, तो वैसे ही कई लोग थे विंग के ऑफिस में। तो उन्हें लगता है कि लनवांग जी ने बस अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाया है, जिस कारण से कि वो मैनेजर पोस्ट में है। उन्हें लगता है कि लनवांग जी इसके काबिल बिल्कुल नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि लनवांग जी के अगेंस्ट पूरे ऑफिस में बातें होने लगती है कि वो एक गोल्ड डिगर है और उसने विंग को अपने प्यार के जाल में फंसाया हुआ है, क्योंकि शायद उन्हें ये नहीं पता कि लनवांग जी और विंग काफ़ी कॉलेज टाइम से ही रिलेशनशिप में थे। उन्हें लगता है कि लनवांग जी बस ऑफिस में आके अपने सीईओ से मिला है और फिर आए दिन वो अपने सीईओ की कब्र में ही बैठा रहता है। इन बातों से लनवांग जी और विंग काफ़ी ज़्यादा बेखबर थे और ये बात एक दिन वे चांगसे के कानों में पहुंचता है। उसे लनवांग जी को देख के गुस्सा तो नहीं था, लेकिन खैर एक बड़ी कंपनी का मालिक वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसका जो सन है या फिर बेटा है या फिर उसका हायर आने वाला हायर जो है वो कंपनी के एक छोटे से एम्प्लॉय से प्यार करने लगे और फिर उसको ही उसका पार्टनर बना ले, जिस कारण से वी चांग से एक बार लनवांग जी को अपने कैबिन में बुलाते हैं। फिलहाल वी चांग से जो है वो डायरेक्टर के पोस्ट में है और वो बहुत ही रेयर अपने ऑफिस आया करते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ उनका एक और ऑफिस है, वो मोस्टली वहीं पे रहते हैं। लेकिन उस दिन वो उसी ऑफिस आते हैं और फिर लनवांग जी से कहते हैं वांग जी सर हिलाता और कहता है ये सर। तब वी चांग से कहते हैं मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि देखो बेटा, मैं जानता हूँ तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज़ का एक लिमिट होता है और हमें हमारी बाउंड्रीज कभी नहीं भूलनी चाहिए। लनवांग जी पहले तो समझ नहीं पाता कि वी चांग से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे लनवांग जी समझ जाता है कि शायद वी चांग से उसे विंग से दूर रहने के लिए कह रहे हैं। तब लनवांग जी कहता है ठीक है सर, मैं समझ गया। तब वी चांग से कहते हैं मैं जानता हूँ तुम बहुत समझदार हो और मेरे द्वारा बोली गई बातों को जल्दी नहीं बोलोगे। उसके बाद वी चांग से लनवांग जी को अपने कैबिन से बाहर भेज देता है। लनवांग जी सीधा आता है और फिर अपने डेस्क में बैठ जाता है। इस समय उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे हैं। वो सोचता है कि वो क्या करे, क्या वो सच में विंग से दूर है, क्योंकि वो जानता है शायद वो विंग से अब इतना अटैच हो चुका है, या फिर वो विंग से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि शायद वो विंग से अलग नहीं रह सकता। फिर वो कुछ डिसाइड करता है और फिर वह अगले ही पल फ़ोन उठाता है और कहता है हेलो विंग। विंग जो कि इस समय शायद एक मीटिंग के सिलसिले में इस समय जापान आया हुआ था और वो कल ही लौटने वाला है। विंग कहता है हाँ लंचा, क्या हुआ, क्या कोई परेशानी है? लनवांग जी कहता है नहीं, बस ऐसे ही तुम्हारी याद आ रही थी। विंग कहता है हाँ मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है, लेकिन क्या कर लंचा, ये ऑफिस का काम ना मुझे इसलिए बिल्कुल पसंद नहीं है ऑफिस का काम। मुझे तो मन हो रहा है कि मैं तुम्हें अपने बाहों में ले और फिर बहुत ही लॉन्ग और डीप सा किस शेयर करो। विंग की ये बातें सुन के लनवांग जी अपना जितना भी दुख रहा था, यानी कि जो भी दुख उसे वी चांग से नहीं दिया था, वो भूल जाता है। वो कहता है विंग तुम बिना। विंग कहता है लंजा सच में पता नहीं, मुझे तो अब क्या रहने दो, वो बात नहीं कह सकता मैं। लनवांग जी कहता है फिर कल कितने बजे लौट रहे हो? विंग कहता है कल मैं शाम तक लौट जाऊंगा 4 बजे, क्या तुम मुझसे मिलने आओगे? लनवांग जी कहता है हाँ, लेकिन कहाँ पे? तो विंग कहता है क्या मतलब कहाँ पे? तुम्हें पता है ना कि मेरे एक सेपरेट अपार्टमेंट भी है वहाँ पे। लनवांग जी कहता है ठीक है, लेकिन बस मैं 1 घंटा रह सकता हूँ। विंग कहता हाँ वो मेरे लिए काफ़ी है। उसके बाद लनवांग जी और विंग कॉल कट कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि अब अगला दिन हो चुका है और फिर अभी शाम के 4 बजे लनवांग जी विंग के अपार्टमेंट में बैठा हुआ है और जैसे ही 4 बजते हैं अपार्टमेंट में बेल बजता है। लनवांग जी दरवाज़ा खोलता है तो दिखता है कि सामने विंग हाथ में एक लगेज लिए बहुत ही बड़ी बनी स्माइल के साथ उसका ही दरवाज़ा खोलने का वेट कर रहा है। लनवांग जी का दरवाज़ा खोलता देख विंग सीधा लनवांग जी के ऊपर झपट पड़ता है और फिर उसे जोर से हक करता है, जिस कारण से कि वो दोनों ज़मीन पे गिर जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर जोर से हंसने लगते हैं। तब लनवांग जी कहता है विंग दरवाज़ा बंद कर लो। फिर विंग उठता है और फिर दरवाज़ा बंद करता है। उसके बाद लनवांग जी अभी खड़ा ही था, विंग आता है और फिर लनवांग जी को अपने बाहों में उठाकर ब्राइडल स्टाइल में सीधा ले जाता है अपने बेडरूम में और वहाँ पे लनवांग जी को धीरे से रखता है और फिर खुद उसके ऊपर आ जाता है और कहता है लंजा पता नहीं, लेकिन मैं आजकल तुमसे बहुत चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए तुमसे। लनवांग जी समझ आता है कि विंग क्या कहना चाहता है, लेकिन वो जानबूझ के कहता है कि क्या विंग क्या चाहिए तुम्हें? विंग कहता है लंजा वो दरअसल
तुम जानते हो ना कि हमें रिलेशनशिप में रहते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो मैं नहीं लगता। लहनवांग जी जानबूझ के कहता है, क्या विंग? मुझे क्या नहीं लगता, हमें क्या कुछ मिसिंग है हमारे बीच में? विंग उठ जाता है और कहता है, लंजा, दरअसल मुझे लगता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। विंग के मुंह से शादी सुन के लहनवांग जी हैरान हो जाता है, कहता, मतलब क्या? विंग कहता, हाँ, अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ चाहता हूँ और मैं तुम्हें बहुत अंदर से फील करना चाहता हूँ। लहनवांग जी ये सुन के पूरा ब्लश करता है, वो कहता, विंग तुम बहुत गंदे हो। विंग कहता, हाँ मैं चाहता हूँ, लेकिन सच में मुझे बर्दाश्त नहीं होता, क्या मैं अपने घर में बात करूँ शादी की? ये सुनते ही लहनवांग जी कुछ याद करता है और फिर उसे कुछ याद आता है और फिर लहनवांग जी की आंखों से आंसू बहते हैं। तब विंग कहता है, लच्छा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, बताओ। लहनवांग जी विंग को बिना छुपाए सब कुछ बता देता है। ये सुनते ही विंग का जो चेहरा है वो पूरा डार्क हो जाता है। वो कहता है, फादर, उन्होंने पत्नी समझ के क्या रखा है, खैर मैं उनसे बात कर लूंगा, तुम घबराओ मत। तुम जानते हो ना लंजा कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं आ सकता, और तुम तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ही डिजर्व करता हूँ, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे भी बेटर डिजर्व कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें डिजर्व करता हूँ। तब लनवांग जी विंग से कहता है, विंग लेकिन तुम्हारे फादर। विंग कहता है, लंजा, तुम मेरे फादर की टेंशन मत लो, बस तुम अपने अंकल की टेंशन लो, वो मान तो जाएंगे ना कि मुझे तुम्हें भगाना पड़ेगा। लनवांग जी सुन के हंसता और कहता है, नहीं फिलहाल तो पता नहीं मुझे, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं कल उनसे बात करूंगा। विंग कहता, पक्का? लनवांग जी कहता, हाँ पक्का। उसके बाद लनवांग जी और विंग लगभग 1 घंटे तक बात करते हैं और फिर लनवांग जी कहता है, विंग अब मुझे जाना चाहिए। विंग कहता, हाँ चले जाओ, वरना तुम्हारे हिटलर अंकल यहाँ पे आ जाएंगे और हमें ऐसे देख लिया तो पता नहीं वो क्या करेंगे। लनवांग जी कहता, हाँ। फिर विंग लनवांग जी को उसके घर के थोड़े से दूर छोड़ता है और फिर खुद अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है। तो हम देखते हैं कि लनवांग जी जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, यानी कि ऐसा लगता है मानो जैसे कि यहाँ पे कोल्ड वॉर चला हुआ है। ये चैन उसकी आंखों में एक तरह का डर है अपने भाई को लेकर। वहीं लैन खुरैन और लैन ची, वो ऐसा लग रहा मानो जैसे कि लनवांग जी से नाराज है। लनवांग जी धीरे धीरे कदमों से आगे आता है और कहता है, काका, शिफू, आंट, क्या हुआ? लैन किरण सीधा आते लनवांग जी के पास और फिर लनवांग जी को जोर से एक थप्पड़ मारते हैं, जिस कारण से लनवांग जी अपना बैलेंस नहीं बना पाता और सीधा वो सोफे पे गिर जाता है। उसे समझ नहीं आया कि लैन किरण ने उसे थप्पड़ क्यों मारा। तभी लैन किरण आते हैं वांग जी के पास और कहते हैं, वांग जी, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरा विश्वास ऐसे तोड़ोगे। लनवांग जी अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है, शिफू, लेकिन मैंने क्या किया है? तब लैन किरण कहता है, अच्छा तुमने क्या किया है? वो कौन है? कौन है तुम्हारा ऑफिस का CEO जिसके साथ तुम्हारा अफेयर चला हुआ है? ये सुन के लनवांग जी के पैर तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता, मतलब? तब लैन किरण लनवांग जी को अपने मोबाइल में एक फोटो दिखाता है जिसमें देखते हैं कि लनवांग जी विंग की गोद में बैठा हुआ है और शायद इस समय वो विंग के ऑफिस में है। लनवांग जी ये फोटो देखते ही एकदम से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो अपने अंकल को देखता है और कहता है, शिफू, दरअसल वो मैं और विंग प्यार करते एक दूसरे से। लैन किरण लनवांग जी को दोबारा से एक थप्पड़ मारता है और कहता है, अच्छा इसीलिए तुम उस ऑफिस में गए, जानबूझ के तुम वहां पे गए, हाँ? इसीलिए तुमने मेरा ऑफिस ज्वाइन नहीं किया। लनवांग जी वो अपने अंकल की बात नहीं सुनता। वो कहता है, ये आपको किसने भेजा? लैन किरण कहता है, ये जानने की तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है और तुम अभी के अभी गाँव निकल रहे हो वापस। मुझे लगता है शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें यहाँ पे लाके। मैंने सोचा था कि तुम्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और एक दिन बड़ा इंसान बनाऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम यहाँ पे आके ऐसे हरकत करोगे और अपने माँ बाबा और हमारा नाम बिल्कुल डुबा दोगे। लैन जी अपने अंकल को देखता है और कहता है, शिफू, क्यों प्यार करना क्या गलत होता है? आपने भी तो प्यार किया ना, आपने भी तो आंटी से लव मैरिज की है, बाबा ने भी मम्मा से लव मैरिज किए, तो फिर मेरे बारे में ही क्यों? लैन किरण लैनवांशु को देखते हैं और कहते हैं, हमने फीमेल से प्यार किया है, ना कि मेल से। और तुम जानते हो ना कि आजकल की सोसाइटी वो भले ही जितनी भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन हम अपने रूट्स नहीं बोल सकते। और मैं बिल्कुल नहीं सपोर्ट करूंगा कि तुम एक मैन होके दूसरे मैन से प्यार करो या फिर उससे शादी करो। लैनवांग जी डिसबिलीव में अंकल को देता है और कहता है, अंकल अगर आप यही सोचते तो मेरी बात सुन लीजिए, मैं भी सिर्फ विंग से प्यार करता हूँ और उससे शादी करूंगा, उसके अलावा मैं
किसी से शादी नहीं करूंगा। इतना कह के लाल मांग जी जाने ही वाला था। तभी लैंड किरण कहता है, आधा घंटा है तुम्हारे पास, आधे घंटे में अपना सारा सामान पैक कर लो। इतना कह के लैंड किरण जाता है लाल जी के पास और फिर उसके हाथ से फोन छीन लेता है और कहता है, अब से तुम कोई फोन यूज नहीं करोगे, जाओ यहाँ से जल्दी जाओ। और आधे घंटे बाद मैं तुम्हारे कमरे में आ रहा हूँ और तुमने ऐसा वैसा कुछ भी करने की कोशिश की तो सोचना कि तुम हमारी लाश देखोगे। लाल मांग जी उसे समझ नहीं आया कि एक पल में उसकी दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, यानी कि पूरी दुनिया मानो ऐसा लगता हो बिखर गई उसी की आंखों के सामने। लाल मांग जी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में जाता है और फिर रोने लगता है। वो फिलहाल विंग से बातें करना चाहता है, उसे बताना चाहता है कि उसके साथ ये सब हो चुका है। वो शायद विंग के साथ जाना चाहता है कहीं पे दूर, बहुत दूर, लेकिन खैर ना उसके पास फोन है और उसी के साथ साथ उसे डर है कि क्या पता अगर वो ऐसा करेगा तो शायद वो अपने फैमिली को खो देगा, अपने अंकल आंट जिन्होंने उसे इतना पाल पोस के बड़ा किया है, अपने गगा और अपने माँ बाबा। शायद इसीलिए वो थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता है और फिर वो बिना कुछ बोले ही अपना सामान रेडी करता है। तो हम देखते हैं कि लगभग आधे घंटे में लैन किरण और लैन सिचैन लैन ची तीनों अंदर आते हैं। तो देखते हैं कि लैन वांग जी आंखों में आंसू लिए अपने लगेज के सामने खड़ा हुआ है। लैन किरण आते हैं और फिर लैन वांग जी का लगेज अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं, सिचैन इसे जल्दी लाओ। और फिर वो तीनों सीधा बैठ जाते हैं बाहर आके गाड़ी में और निकल जाते हैं सीधा गुस्सू की तरफ। लैन वांग जी गाड़ी में बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, लेकिन लैन किरण कंटिन्यू बोले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर तुमने विंग से शादी की या फिर उसको बताने की कोशिश की कि तुम कहाँ गए हो या फिर कहाँ रहते हो तो तुम हमारा मरा मुँह देखोगे। दरअसल फ्रेंड्स, लैन किरण ने ललांग जी को बचपन से मना किया था कि वो अपने चाहे कोई भी फ्रेंड हो, चाहे बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे जो भी हो, उन्हें कभी भी अपना एक्चुअल एड्रेस ना बताए। यानी कि ललांग जी जो कि क्लाउड रिसेस में रहता है, यानी कि गुसू की क्लाउड रिसेस में, जो कि अपने आप में पूरे चाइना में सबसे बड़ा विलेज है। वहाँ पे लगभग 100 से भी ज़्यादा गांव हैं छोटे मोटे आसपास। इसीलिए पता नहीं लैन किरण ने बचपन से ही लनोंजी को एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए मना किया था। वहीं लैन किरण अभी भी लनोंजी को कुछ ना कुछ सुनाए जा रहे हैं, लेकिन लनोंजी मानो किसी और दुनिया में गुम है। वो अपने गगा से भी कुछ नहीं बोलता और फिर ना अपने अंकल आंट किसी को कुछ नहीं बोलता, वो बस उनके साथ चलता रहता है। तो हम देखते हैं कि ठीक 8 घंटे बाद लैन मांगजी और उनकी फैमिली यानी कि अंकल आंट और लैन चिचन पहुंचते हैं गांव में, जहाँ पे कि लैन चिंगेजन और लैनी उन्हीं का वेट कर रहे थे। खैर उन्हें इस बारे में नहीं पता, लेकिन उन्हें जस्ट पता था कि वो सभी वहाँ से वापस आ रहे हैं। लैनी जैसे देखती है अपने आजान को, सीधा आती है भाग के और उसे जोर से हक करती है और कहती है, आजान आजान मैंने तुम्हें बहुत मिस किया बेटा, क्या तुम्हें हमारी यादें देती। लैन मांगजी अपनी मदर को देखता है और फिर बहुत ही फूट फूट के रोने लगता है। लैन ये समझ नहीं पाती कि लनाजी इतना क्यों रो रहा है। लनाजी को इतना रोता देख लैनी की भी आंखों में आंसू आ जाता है। वो लनाजी से अलग होती है और कहती है, आसान आसान बेटा क्या हुआ क्या हुआ, क्या कोई परेशानी है, बताओ बताओ अपने मम्मा को। ऐसा कह के वो लनांग जी को उसके कमरे में ले जाती है। वहीं बाहर लैन किरण अपने भाई लैन चिंगेजन को सब बता देता है। लैन चिंगेजन उसे लनांग जी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन साथ ही साथ अपने बेटे के लिए बुरा लगता है क्योंकि उसे पता चला है कि लनांग जी जब से उसे यहाँ पे लाया गया है तब से वो किसी से बात नहीं कर रहा और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा रो रहा है। इसीलिए वो अपने काका को कुछ नहीं कहता, बस ऐसे ही चुप बैठा रहता है। वहीं हम देखते हैं लनांग जी, उसने भी अपने मदर को कुछ नहीं कहा, वो बस रोए जा रहा है। लैनी मानो उसका दिल टूट रहा है अपनी बेटी को इस हालत में देख के। तभी आधे घंटे बाद लैन चिचैन अंदर आता है। वो कहता है, अम्मा मैं आसान से कुछ बातें करना चाहता हूँ। लैनी कहती है, ठीक है, इसका ख्याल रखना। इतना कह के वो बाहर चली जाती है। लैन चिचैन अपने भाई से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन लनवांग जी वो कहता है, गगा मुझे आपसे बात नहीं करना है, मैं बाद में बात करूंगा। लैन चिचैन सर नोट करता है और फिर वो भी बाहर आ जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग, जो कि लनवांग जी को वहां से छोड़ने के बाद से उसका फ़ोन ट्राई कर रहा है, लेकिन मानो लनवांग जी का फ़ोन स्विच ऑफ जा चुका है। और फिर विंग ज़्यादा टेंशन नहीं लेता क्योंकि विंग जानता है कि लनवांग जी अपने फ़ोन को इतना केयर नहीं करता। उसका फ़ोन आए दिन कभी ना कभी स्विच ऑफ होता रहता है, तो उसको लगता है कि शायद इस टाइम भी कोई ऐसा ही मैटर होगा, इसलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अगले दिन होता है, अगले दिन में भी लनवांग जी ऑफिस नहीं आता, तो विंग को लगता है कि शायद लनवांग जी ने अपने घर में बताया था, जिस कारण से थोड़ा बहुत फैमिली जो प्रॉब्लम है वो चली हुई है, इसलिए वो लनवांग जी को कॉल करने का ट्राई करता है, लेकिन लनवांग जी को कॉल लगता ही नहीं है। ऐसे ही करके सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन लनांग जी का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। इनको अब धीरे धीरे करके टेंशन होती है
वो समझ नहीं पा रहा है कि लनांग जी कहाँ चला गया। फिर वो क्या करता है, वो ऑफिस से छूटने के बाद डायरेक्ट चला जाता है लैन किरण के घर के बाहर। वहाँ पे वो बाहर जो गार्ड है उससे पता करता है, तो उन्हें पता चलता है कि लैन किरण रातों रात कहीं जा चुका है। भले ही उसने ये सुनते ही वही उसे लगता है मानो जैसे कि उसे चक्कर आने लगा हो। वह फिर सीधा चला जाता है न्यू सिंह और साक्षी जैन के घर के आसपास। वो वहाँ पे उन्हें फोन करके बुलाता है और पूछता है, भाई साहब साक्षी जैन, क्या तुम जानते हो ललांग जी कहाँ पे गया है? क्योंकि उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है कल से। तब न्यू सिंह कहता, हाँ विंग, ये तो हम जानते हैं, हमने देखा था उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, हमने भी कई बार कॉल करने की कोशिश की लेकिन हमें पता नहीं चल रहा। विंग अब उसे और ज्यादा टेंशन आती है। वो कहता है, क्या तुम जानते हो उसका गाँव कहाँ पे है? तब न्यू सिंह कहता है, उसका गाँव मुझे बस इतना पता है कि वो गूसू में रहता है, लेकिन ये नहीं पता कि गूसू में कहाँ पे, क्योंकि तुम जानते हो ना कि गूसू पूरे चाइना में सबसे बड़ा विलेज है, यानी कि उस विलेज के अंदर ही और 100 विलेज है। तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली वो रहता कहाँ पे है। मैंने बचपन में काफ़ी ज़्यादा बार पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा था कि उसके अंकल मना करते हैं। विंग बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। तब शाओ चैन कहता है, विंग अभी समय पैनिक करने का नहीं है, अभी हमें शांति से काम लेना होगा। और मुझे लगता है कि अगर हमें पता चल सकता है तो वो बस उनके गगा यानी कि लैंसी चैन से, क्योंकि मेरे पास अभी भी उनका नंबर है और मैंने सुना था कि शायद वो किसी से प्यार करते थे। विंग कहता है, किससे? तो क्या हम पता लगा सकते हैं? शाओ चैन कहता है, मुझे लगता है वो तुम्हारा कजन है जंग चैन। ये सुन के ही विंग उसके चेहरे में एक स्माइल सी आ जाती है। वो कहता है, ठीक है, थैंक यू, मैं चलता हूँ। इतना कह के विंग सीधा भाग जाता है जैंग मैंशन की तरफ। लगभग 4 घंटे में ही वो जैंग मैंशन के बाहर होता है। वो आवा देखता ना था, वो सीधा अंदर जाता है और सीधा भाग जाता है जैंग चैन के कमरे में, जो कि इस समय सो रहा है। वो कहता है, काका काका काका, जल्दी उठो जल्दी उठो। बेचारे जैंग चैन उठता है और कहता है, हाँ विंग क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह क्या करे तुम? विंग कहता है, काका अभी सुबह नहीं है, अभी रात हो रही है। तो जैंग चैन कहता है, हाँ तो क्यों उठा रहे तुम मुझे? तो विंग कहता है, प्लीज काका मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। विंग एकदम से रोने लगता है, जिसे देखकर जंगचन वो घबरा जाता है। वो कहता है विंग को देख के, विंग विंग क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ मेरे भाई? तो विंग जंगचन से कहता है, काका मैं लालवांग जी से प्यार करता हूँ और शायद लालवांग जी के काका आपके बॉयफ्रेंड है, तो क्या प्लीज आप पता लगाएंगे कि इस समय लालवांग जी कहाँ पे है? क्योंकि मैंने देखा वो वहाँ पे नहीं है और 2 दिन से मैं उसे फोन ट्राई कर रहा हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, प्लीज काका। पहले तो जंगचन विंग को घूरता है, वो प्रोसेस नहीं कर पाता कि विंग को कैसे पता चला कि वो लैंसी चैन से प्यार करता है। तब विंग कहता, प्लीज काका इस समय सोचने का टाइम नहीं है। जैंग कहता, ठीक ठीक है रुको। फिर जैंग चैन लैंसी चैन को कॉल करता है। लैंसी चैन कॉल रिसीव नहीं करता। लगभग तीसरे बार में लैंसी चैन कॉल रिसीव करता और कहता, हाँ जिंग क्या हुआ बताओ। फोन विंग छीन लेता और कहता, काका काका प्लीज प्लीज बताओ आप, लंचा कहाँ पे है? मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही है, क्या वो आपके साथ है? बताओ, क्या आपके अंकल उसे गाँव ले गए हैं? लैंसी चैन उसे समझ नहीं आ रहा। दरअसल भले ही वो जानता है कि विंग और जैंगचन कजन है, लेकिन उसे ये पता है कि उनकी फैमिलीज के बीच में आपस में नहीं बनती, इसलिए उसने सोचा नहीं था कि विंग सीधा जैंगचन के पास चला जाएगा। वो कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो यहाँ पे नहीं है। तब विंग कहता है, काका मैं जानता हूँ वो आपके साथ है, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं आपके और गगा का भी नहीं होने दूंगा कुछ आगे। ये सुन के जैंगचन विंग को घूरता है, लेकिन विंग जैंगचन की नजरों को इग्नोर करता हुआ कहता है, गगो बताइए आप, अगर आप चाहते हैं कि आपके और काका का कुछ हो तो आप मुझे लालवांग के बारे में बताइए, कहाँ पे लंचा मेरा? लैंशीचन कहता है, विंग मैं तुम्हें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता क्योंकि ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। विंग कहता, हाँ आप किसी और से प्यार कर सकते हैं, वो उसूलों के खिलाफ नहीं है, बस आप एड्रेस नहीं बता सकते, वो आपके उसूलों के खिलाफ है। हाँ बस एक एड्रेस बताने में आपके उसूल उसके आड़े आ रहे हैं, मुझे नहीं पता, काका जल्दी बताइए, नहीं तो मैं आपका कॉल ट्रेस पे डाल के वैसे वहाँ पे आ जाऊँगा। लैंसीचन अब वो समझ नहीं पा रहा वो क्या करे, क्योंकि यहाँ पे आने से पहले लैंसीचन को लैन किरण ने प्रॉमिस कराया था कि वो विंग को या फिर उसके फ्रेंड्स को एड्रेस ना दे। अब लैंसीचन उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। वो कहता है, विंग प्लीज मेरी बात समझो, मैं तो नहीं बता सकता। विंग कहता है, प्लीज काका प्लीज आप इतना नहीं समझोगे। तब लैंसीचन उसे विंग के लिए थोड़ा सा बुरा लगता है। वो कहता है, ठीक है तुम इतना समझ लो कि जो हमारे पूरे गुसू के 100 गांव हैं उसमें से फर्स्ट के जो 30 गांव हैं उसी में हमारा गांव है। इतना कह के लैंसीचन कॉल कट कर देता है। विंग वो जैंगचन को देखता है और कहता है, काका बाय।
एंड थैंक यू। इतना कह के विंग वहाँ से भाग जाता है बेचारे जंगचन को बिना सुने ही। जंगचन विंग का इतना बौखलाता देख और किसी के लिए इतना डेस्परेट देख उसके चेहरे में स्माइल सी आ जाती है। वो कहता है विंग आखिरकार तुम भी इस प्यार में फंसी गए, खैर जो भी अच्छा है। इतना कह के जंगचन दोबारा से सोने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि विंग अपने घर आ चुका है। घर आते ही उसके सर पे एक और बम फटता है क्योंकि घर में दोबारा से मॉ फैमिली आई हुई थी, उसके साथ साथ मॉ शॉन भी था। विंग उन्हें इग्नोर करता हुआ सीधा अपने कमरे में जाता है और फिर लगभग आधे घंटे में ही वो तैयार होकर नीचे आ जाता है। तो देखता है कि वो लोग अभी भी उसे ही घूर रहे हैं। विंग जाने वाला था तभी पीछे से आवाज आती है विंग बेटा रुको। विंग पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वे चांग से उसी को देख रहे हैं। विंग उसका बिल्कुल मन नहीं कि वो इस समय यहाँ पे बैठा, लेकिन खैर वो अपने फादर का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती इसलिए वो वहाँ पे चला जाता है और कहता है यस फादर बताइए। तो वी चांग से कहता है तुम जानते हो ना कि तुम्हारी शादी और से फिक्स हो गई है, तो अब उसने शादी के लिए हाँ कर ली है तो तुम उससे शादी कर लो। विंग अपने फादर को देखता है और कहता है फादर अभी मुझे बहुत जरूरी काम है। इतना कह के विंग वहां से निकल जाता है और फिर अपनी कार लेकर सीधा निकल जाता है गुस्सो की तरफ, जो कि यहाँ से लगभग 8 घंटे की दूरी पे है। वही उसका दिल बहुत ही घबराया हुआ है। उसे ऐसा लग रहा है माना जैसे कि आने वाले कुछ घंटों में बहुत ही बुरा होने वाला है, शायद इतना बुरा जो कि शायद विंग ने भी नहीं सोचा हो। वही हम देखते हैं दूसरी तरफ तनांग जी वो काफी ज्यादा रो रहा है। उसकी मदर और आंट उसके सामने बैठे हुए हैं। वो कहते हैं लंजा क्या तुम हमारे लिए इतना नहीं कर सकते, वो लड़की बहुत अच्छी है, प्लीज उससे शादी कर लो और हम गारंटी देते हैं कि तुम उसके साथ खुश रहोगे, प्लीज लंजा। लालवांग जी अपने मदर और आंटी को देखता है और कहता है माँ आंट आपने भी तो लव मैरिज की थी ना, तो आप दोनों खुश है ना, फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने एक मैन से प्यार किया है तो इसमें मेरी क्या गलती है। क्या मैन टू मैन प्यार नहीं हो सकता, क्या बस एक ऑपोजिट जेंडर के लोगों से ही प्यार हो सकता है हमें। अब लालवांग जी की माँ और लैंची दोनों हैरान हो जाते हैं, वो समझ नहीं आ रही को क्या बोले। इतने में लैन को अंदर आता है। वो कहता है वांग जी मैन टू मैन प्यार करना पाप है और पाप से ज्यादा ये एक मेंटल बीमारी है और जो शायद तुम्हें हो गई है। मुझे गाँव से तुम्हें शहर ले जाना नहीं चाहिए था क्योंकि शहर में ये फालतू की बकवास होती है, गाँव में कौन करता है ऐसा। तब लालवांग जी अपने अंकल की तरफ देखता और कहता है अंकल ये कोई मेंटल बीमारी नहीं है, ये एक फीलिंग है, ये एक इमोशंस है जो कि मैं फील करता हूँ और ये मैं किसी के लिए चेंज नहीं कर सकता। लैन क्लिन कहता है शाओ जी लैंची चलो हम बाहर जाते हैं और वांग जी तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, अभी रात के 12 बज रहे हैं, तुम्हें कल सुबह 8 बजे तक बताना है कि तुम्हें शादी करनी है या नहीं करनी है। अगर तुम्हें शादी करनी है तो ठीक है, अगर नहीं करनी है तो हम जानते हैं कि तुम्हें शादी कैसे करानी है। ऐसे कह के वो तीनों वहां से बाहर चले जाते हैं। लहनवांग जी अपने कमरे में रोता रहता है। अब उसे रिग्रेट हो रहा है कि शायद जिस समय वो शहर में था उस टाइम पे वो विंग के पास क्यों नहीं चला गया, क्योंकि अगर शायद वो उस टाइम विंग के पास चला जाता तो ये सिचुएशन अभी ऐसी ना होती। उसे खुद पे ही गुस्सा आ रहा है और साथ ही साथ उसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। ललमांग जी काफी देर रोता रहता है, तभी उसके दरवाजे में दस्तक होती है। ललमांग जी दरवाजा खोलता तो देखता है कि लैंसचन वहां पे है। वो कहता है आजान। ललमांग जी लैंसचन को गले लगा कर रोता है और कहता आप समझाते क्यों नहीं सबको, मैं जानता हूँ कि आप भी आचिंग काका को प्यार करते हैं। लैंसी जन का अब दूसरा झटका लगता है कि इसे कैसे पता चला। तब लानोशी कहता है काका आपको क्या लगता है कि बस आपको मेरी खबर है, क्या मुझे नहीं पता आपके बारे में क्या क्या हो रहा है। अगर इस समय आप मेरे साथ नहीं देंगे तो बाद में आपका साथ कौन देगा काका, आपके साथ ही फिर यही होगा। क्या आप चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हो। हाँ काका बताइए। लैंसी जन लहमान के कंधे पे हाथ रखता और कहता है आसान तुम घबरा मत, तुम्हारा विंग तुम्हें लेने आ रहा है और मैं कल तुम्हारी मदद करूंगा पक्का, ये तुम्हारे काका का तुमसे वादा है। लहमान जी अपने काका को जोर से करता और कहता सच सच्ची काका आपकी बात हुई थी विंग से। लैंसचन कहता हाँ मेरी बात हुई थी और वो शायद सुबह से पहले ही पहुंच जाएगा, तुम घबराओ मत मैं सब संभालूंगा। लनवांग जी कहता ठीक है। उसके बाद लैंसचन लनवांग जी को रिश्योर करके उसके कमरे से बाहर आ जाता है, क्योंकि वो जानता है अगर वो ज़्यादा देर तक यहाँ पे रहा तो उसके अंकल जो कि शायद उस पर नजर रख रहे होंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए वो बाहर आ जाता है और कहता है सुबह तैयार रहना। वहीं लनवांग जी उसके चेहरे में 3 दिन बाद थोड़ी सी स्मेल आती है। वहीं वो पूरी रात विंग का इंतजार कर रहता है। विंग अभी भी उसी ऑफिस के लुक में है, यानी कि 3 पीस सूट में है और कंटिन्यू ड्राइविंग करते जा रहा है। लगभग वो 7 घंटे में ही गुसू में पहुंच जाता है। उसके बाद वो एक एक करके हर गांव देखता है। इस समय फिलहाल रात है लेकिन विंग
पता नहीं पागलों की तरह सर्च करे जा रहा है। उसे विश्वास है कि वो सुबह के 7 बजे तक लालवांग जी को ढूंढ लेगा। ऐसे ही करते करते लगभग सुबह के 6 बजे तक विंग उस गांव के ऑलमोस्ट 20 गांव जो है चेक कर लेता है। इस समय विंग की जो हालत है बहुत ही खराब हो चुकी है। उसके पैर शायद कंटिन्यू चलने की वजह से और इतना टाइम लॉन्ग ड्राइव करने के कारण काफ़ी ज़्यादा सूज चुके हैं, और साथ ही साथ उसका चेहरा बता रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ है। अभी विंग 21 जो गांव है वहाँ पे पहुंचा था कि तभी उसे सामने से एक जाना पहचाना शख्स दिखाई देता है। ये और कोई नहीं, ये अर्जुन था, यानी कि लैंसी चैन। वो आता है विंग के पास और कहता है, विंग लंच कहाँ पे है? तब लैंसी चैन विंग को एक बहुत ही अलग जगह से ले जाते हैं। वो कहता है, तुम यहीं पे रुकना, मैं लालवांग जी को लगभग आधे घंटे में यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है? और हाँ, अगर आधे घंटे तक लालवांग जी यहाँ से ना आए तो तुम यहाँ से चले जाना, क्योंकि मुझे लगता है अंकल को तुम पे शक हो गया है, और शायद आधे घंटे बाद वो भी यहाँ पे पूरे गांव को लेके आ जाएंगे। तुम्हें बस आधे घंटे तक इंतजार करना है। आधे घंटे तक तुम्हें यहाँ से जाना है किसी भी हालत में, नहीं तो तुम मर जाओगे, लेकिन लंजा को ढूंढ नहीं पाओगे, ठीक है? विंग उसे लैंस चैन की बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही, लेकिन वो कहता ठीक है, मैं समझ गया। उसके बाद लैंस चैन वहाँ से चला जाता है। लैंस चैन जैसे ही घर में आता है वो देखता है कि लालवांग जी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा है। तब लैंस चैन कहता है, वांग जी अब समय आ गया तुम यहाँ से जाने का, लेकिन तुम जानते हो ना कि तुम्हें कहाँ से जाना है? लालवांग जी सर नोट करता है, कहता है हाँ हाँ काका, मैं समझ गया। उसके बाद लालवांग जी अपने काका को एक बार जोर से हक करता है और फिर अगले पल अपने घर से निकल पड़ता है। फिलहाल लालवांग जी के पास मोबाइल भी नहीं है, क्योंकि लैंस चैन अपना मोबाइल नहीं दे सकता, क्योंकि अगर उसने अपना मोबाइल दे दिया तो वो विंग से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, जिस कारण से वो लालवांग जी को अपना मोबाइल नहीं देता, और फिर लालवांग जी बिना मोबाइल के ही निकल पड़ता है। लगभग आधे घंटे में लालवांग जी विंग के पास पहुंचने वाला था, तभी वो देखता है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की भीड़, यानी कि पूरा एक गांव उसी तरफ आ रहा है जहाँ पे कि लालवांग जी जा रहा है। तो वो समझ जाता है कि अब उसे आगे कहाँ जाना है, क्योंकि लैंसी चैन ने बताया था कि अगर उसे देखिए कि कोई लोग आ रहे हैं या फिर गांव के कई लोग उसी डायरेक्शन में आ रहे हैं तो उसे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन जाना है, जिस कारण से लालवांग जी वहाँ से ना जाके यहाँ, मतलब कि विंग उसे भी हल्के हल्के लोगों की शोर सुनाई देता है। वो देखता है पीछे तो देखता है कि लगभग विंग से 10 मिनट की दूरी पे बहुत सारे लोग उसी की तरफ आ रहे हैं, और उनके चेहरे में एक तरह का पूरा आक्रोश है। ऐसा लगता है माना जैसे कि अगर उन लोगों ने विंग को पकड़ लिया तो वो विंग को वहीं पे मार डालेंगे। विंग उसे लैन चिचन की बात समझ आती है। वो सीधा उठता है और फिर भागने लगता है, और वो गांव के लोग भी विंग के पीछे भागते हैं। लगभग आधे घंटे तक भागने के बाद विंग अपने कार के पास पहुंचता है, और फिर वह अपने कार में बैठ के उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कमबख्त कार इस समय मानो कार को भी क्या हो जाता है, वो स्टार्ट ही नहीं होता। विंग बहुत ट्राई करता है, तब जाके बड़ी मुश्किल से वो कार स्टार्ट होता है, और फिर विंग बिना पीछे मुड़े ही अपनी कार को भगाता है। गांव के लोग वो अगर शायद विंग को पकड़ लेते तो शायद विंग को वहीं पे मार डालते। वो विंग को जाता देख बहुत खुश होते हैं। तभी लैंडक्रेन कहता है, अब ये शायद यहाँ पे कभी नहीं आएगा। और फिर इतना सोच के वो लोग गाँव में वापस लौटते हैं, और फिर आधे घंटे में हम देखते हैं कि इस समय पूरे गाँव के लोग लालवांग जी के घर के बाहर है, और जैसे ही लैंडक्रेन अंदर जाता है तो देखता है कि लालवांग जी वहाँ पे नहीं है। उसे समझ नहीं आया कि लालवांग जी कहाँ पे गया, क्योंकि उन्होंने तो विंग को अकेले भागते देखा था और विंग यहाँ पे नहीं है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि लालवांग जी कहाँ पे गया होगा। तभी गांव का एक आदमी कहता है, क्या पता शायद वो खेत में गया हो अपने पेरेंट्स के साथ। लैंडक्रेन कहता है, शायद ऐसे हो सकता है। इसलिए वो लोग लालवांग जी को बिना ढूंढे ही वो लोग अपना जो भी बात है वो कंटिन्यू करना स्टार्ट करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि लालवांग जी जंगल के रास्ते से होता हुआ, जो शहर तो नहीं कह सकते, जहाँ से बसेस को पकड़ते हैं उस डायरेक्शन में जा रहा है। वहीं विंग अपनी कार को एक ही स्पीड में भगाया जा रहा है, और जब उसे लगता है कि शायद अब गांव के लोग उसका पीछा नहीं करेंगे या फिर नहीं आ सकते, तो वो अपनी कार की जो स्पीड है वो स्लो करता है। उसे समझ नहीं आ रही कि इस समय अब लालवांग जी कहाँ पे गया होगा, क्योंकि वो जानता है कि लैंसी चैन ने अगर उसे कहा था कि वो लालवांग जी को भेजेगा तो पक्का लालवांग जी वो नीचे आया होगा। और फिर उसे कुछ याद आता है। उसे याद आता है कि उसने लगभग गांव पहुंचने से 2 घंटे की दूरी पे एक रास्ता देखा था जो कि मेन रोड से कनेक्ट हो रहा था। विंग उसे लगता है कि हो ना हो लालवांग जी पक्का वहीं पे जाएगा, इसलिए विंग अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है और फिर वहां पे जाने लगता है। विंग फिलहाल गाड़ी में है, जिस कारण से वो लगभग 1 घंटे में ही
उस चौराहे पे पहुंच जाता है। वहीं लनवांगजी, जो कि इस समय बहुत ज्यादा थक चुका है, उसका पूरा जो शरीर है पसीने से तरतर हो चुका है। वो बचपन से यहाँ पे नहीं रहा है, जिस कारण से उसे यहाँ के शॉर्टकट्स के बारे में नहीं पता, और ना ही उसे ये पता है कि जहाँ वो जा रहा है क्या वो सच में सही जगह जा रहा है या फिर नहीं। लेकिन फिर भी लनवांगजी भगवान का नाम लेते हुए और साथ ही साथ विंग को याद करते हुए चलता जाता है। और लगभग ठीक 3 घंटे बाद हम देखते हैं कि लनवांगजी उसी रोड के आसपास पहुंचता है तो देखता है कि एक बहुत ही लग्जरियस सी कार, जिसकी की हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी है, जगह जगह पे उसे स्क्रैच लगा हुआ है और साथ ही साथ पूरा गाड़ी धूल से भर चुका है। एक कार वहां पे खड़ी है। लनवांगजी, उसके मन में एक होप सी जगती है। वो चलता है कि शायद वो इनसे अगर लिफ्ट मांगेगा तो वो अपने विंग्स तक पहुंच सकता है। इसलिए लनवांगजी, हालांकि उसके पैरों में काफी ज्यादा चोट लग चुकी है, क्योंकि कई बार वो लड़ते गिरते हुए भागते भागते आया था, फिर भी वह अपने जख्म की परवाह न करते हुए भागते हुए जाता है। और फिर उस गाड़ी का जो खिड़की है वो खड़खड़ाता है। गाड़ी के अंदर जो पर्सन है शायद वो सो रहा था, उसे पता नहीं चला कि कब वो सो चुका है। वो आवाज सुनता है, वो देखता है खिड़की की तरफ तो देखता है कि सामने कोई जाना पहचाना सा आदमी है। दरअसल जो गाड़ी का शीशा है वो ब्लैक कलर का है, जिस कारण से उसने बाहर प्रॉपरली नहीं देखा। वो पर्सन गाड़ी का जो शीशा है वो डाउन करता है तो देखता है कि सामने लनवांगजी है। विंग लनवांगजी को देख के एकदम से खुश रहता है। वहीं लनवांगजी भी विंग को देखता है और उसके चेहरे में भी स्माइल सी आ जाती है। विंग उठता है, अपनी गाड़ी से बाहर आता है और फिर लनवांगजी को जोर से हक करता है। लगभग 5 मिनट तक वो दोनों ऐसे ही हक करते रहते हैं। फिर लनवांगजी विंग से अलग होता है और फिर दोनों बहुत ही डीप और पैशनेट सा किस शेयर करते हैं। तब लनवांगजी कहता है, विंग तो तुम आ गए, लेकिन वहां पे तो बहुत लोग थे, क्या उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई? ऐसे कह के लनवांगजी पूरा विंग को देखता है। लेकिन विंग बेशक थका हुआ है, उसके कपड़े बेशक धूल मिट्टी लगी है, लेकिन उसे कहीं भी चोट नहीं आई। फिर लनवांगजी चैन की सांस लेता है। तब विंग देखता है कि लनवांगजी, उसके कपड़े थोड़े बहुत जगह से फटे हुए, क्योंकि शायद वो कांटों के बीच से होते हुए जंगल से आया था तो, और साथ ही साथ उसके पैरों में चोट लगे हुए हैं। विंग ये देख के हैरान हो जाता है। वो एकदम से अपनी गाड़ी का डोर खोलता है और फिर कहता है, लंजा बैठो। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। तब लनवांगजी कहता है, विंग हमें जाना होगा, नहीं तो गाँव वाले यहाँ पे आ सकते हैं। विंग कहता है ठीक है। विंग सीधा गाड़ी स्टार्ट करता है और फिर निकल पड़ता है उस गांव से बाहर की तरफ। लगभग 5 घंटे तक कंटिन्यू ड्राइव करने के बाद विंग देखता है कि लनवांगजी शायद रात को सोया नहीं था, इसलिए वो गाड़ी में सो चुका है, जिसे देखकर विंग एक चैन की सांस लेता है और फिर वो मन ही मन लैंस चैन को थैंक यू कहता है। हम देखते हैं कि लगभग 10 घंटे बाद लनवांगजी की जब नींद खुलती है तो वो अपने आप को बहुत अलग अपार्टमेंट में पाता है, क्योंकि वो जानता है ये विंग का अपार्टमेंट नहीं है और ना ही वैन किंग या मिया मिया का। तो फिर ये किसका अपार्टमेंट है? लनवांगजी खड़ा होकर बैठ जाता है, यानी कि अपनी जगह पे बैठ जाता है। तभी विंग आता है। वो कहता है, लंजा क्या तुम ठीक हो? लनवांगजी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर लनवांगजी महसूस करता है कि उसके पैरों में पट्टी बंधी हुई है। शायद विंग ने लनवांगजी को सोते हुए उसके पूरे पैरों में अच्छे से सफाई करके उसको पट्टी बांध दी है। ये देख के लनवांगजी मन ही मन बहुत खुश होता है। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ गांव में पूरा पता चल चुका है कि लनवांगजी भी अपने घर से जा चुका है, जो देख के लैन किरण बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि शायद हो ना हो इसमें लैन सिचन का ही हाथ है। वो सीधा आते हैं लैन सिचन के पास। वो कहते हैं, शिचन मैंने तुमसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम अपने भाई को यहाँ से भगाने में उसकी मदद करोगे। लैन सिचन अब पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। वो अपने अंकल की तरफ देख के कहता है, शिफू मैं और वांग जी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपको विंग से प्रॉब्लम ही क्या है? वो अच्छा खासा कमाता है, काफी अच्छे घर का है, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? क्या आप अपना ईगो नहीं मार सकते? मैं जानता हूँ आपको गे नहीं पसंद, लेकिन क्या आप वांग जी की खातिर उसके चेहरे में खुशी के लिए विंग को नहीं अपना सकते? लैन किरण कहता है, नहीं मैं नहीं अपना सकता। वहीं लैनी, उसका रो रो के बुरा हाल है। उसे इस समय अपने हस्बैंड और अपने जो ब्रदर इन लॉ है उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वो कहती है, अगर तुम दोनों के कारण मेरे बेटे मेरे आसान को कुछ भी हुआ तो मैं तुम दोनों को भी माफ नहीं करूंगी। तुम दोनों के कारण ही वो यहाँ से भाग के गया है और तुम दोनों ने उसे बहुत परेशान किया है। अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम दोनों सोचना कि मैं तुम दोनों के लिए मर चुकी हूँ। इतना कह के लैनी भी अपने कमरे में चली जाती है। लैनी को ज्यादा देख लंची भी इसके पीछे आती है। लंची शायद वो समझ चुकी है कि शायद लनवांगजी विंग से बहुत ज्यादा प्यार करता है और फिर उन दोनों को अलग करना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। वहीं हम देखते हैं कि लैन सिचन वो भी गुस्सा होकर अपने शहर आ चुका है। वहीं लैन किरण और लैन चिंगेजुन इस समय अपने कमरे में बैठे हुए हैं, यानी कि लैन चिंगेजुन के। तब लैन चिंगेजुन कहता है, काका
आप क्या बचपन की बात को अभी भी नहीं भुला पाए हैं? लेकिन आप ये क्यों नहीं समझते कि बचपन में आपके साथ जो भी हुआ वो किसी स्ट्रेट पर्सन ने किया था, ना कि गे ने। लैन किरण लैन चिंग इंजन की तरफ देखता है और कहता है, हाँ चिंग इंजन मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी। इतना कह के लैन किरण अपनी आंखें बंद करता है और फिर कुछ याद करता है। तो हम देखते हैं कि लैन किरण जब लगभग 12 साल का था, उस समय उसे जो 2 ट्रांसजेंडर थे उसे अपने घर ले गए थे किसी टॉफी देने के बहाने से, और फिर वो वहां पे लैन किरण के साथ बहुत ही बदसलूकी करने लगे थे। लेकिन समय रहते जो लैन चिंगेंजुन था वो अपने फैमिली के साथ वहां पे पहुंच चुका था, और फिर उसके बाद उन 2 कपल्स के खिलाफ पुलिस में केस हो गया था। और बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि वो दोनों आखिरकार ट्रांसजेंडर नहीं थे। वो जस्ट लोगों को बेवकूफ बनाते थे और फिर लोगों के सामने गे होने का प्रिटेंड करते थे। मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो ना ही ट्रांसजेंडर थे और ना ही गे थे। वो जस्ट लोगों से एक काइंड ऑफ सिंपैथी लेने की कोशिश करते थे ताकि लोग उन पे सिंपैथी करें और फिर मतलब उनको थोड़ी बहुत बेनिफिट्स हो सके। क्योंकि फ्रेंड्स, इन रियलिटी उन दोनों की अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स थी। ये याद करते ही लैन किरण की आंखों में आंसू आ जाता है। तब लैन चिंगजून आते हैं अपने गगा के कंधे पे हाथ रखते और कहते हैं, गगा मुझे लगता है शायद आपको वो भुला देना चाहिए, क्योंकि वो सब पास्ट है। और मुझे नहीं लगता कि लंजा ने विंग से प्यार करके कोई गलती की है, क्योंकि गगा आप जानते हैं ना कि प्यार तो बहुत ही प्रीशियस चीज़ है। जितना शाह जी से आप प्यार करते हैं, क्या पता विंग और लंजा भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हो। लैन किरण अपने आंखें बंद करता और कहता है, शायद ऐसा ही हो। उसके बाद लैन किरण कुछ नहीं कहता और फिर वो अपने कमरे में चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि वी चांग से वो अपने बेटे को यानी कि विंग को कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें भी विंग कहीं नहीं मिलता। कांगसे सरन अब पूरा रौद्र रूप धारण कर चुकी है। कांगसे सरन कहती है कि चांग से तुम्हारे कारण ही विंग यहाँ से चला गया है। आपको जरूरत क्या थी लालांग जी को कुछ कहने की? अगर आपके कारण उन दोनों को कुछ भी हुआ तो देखना मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वी चांग से कांगसे सरन से कुछ कहने वाले होते हैं, तभी कांगसे सरन कहती है, बस बहुत हुआ। आप हमेशा वही बात लेके बैठ जाते हैं। मैंने कितनी बार कहा ना कि मैंने शादी के बाद सिर्फ आपके बारे में सोचा है और अपने बेटे के बारे में। मैंने कभी आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचा, लेकिन पता नहीं आपकी सोच को क्या हो गया है। आपने उस टाइम जो भी देखा वो सब एक धोखा था, और आप जानते हैं कि वो धोखा भी किसने किया था। लेकिन खैर, आप नहीं मानना चाहते तो मत मानिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कह के कांगसे सरन वहां से चली जाती है। तो हम देखते हैं कि वी चांग से बहुत ज्यादा सैड हो चुके हैं। वो अपने सोफे में बैठते हैं और फिर आंखें बंद करके कुछ याद करते हैं। तो हम देखते हैं कि काफी साल पहले, यानी कि जब वी चांग से और कांगसे सरन न्यूली वेड कपल थे, तभी एक दिन वी चांग से देखते हैं कि जियांग फेमियन यानी कि उनके जो गगा है वो किचन में जा रहे हैं। फिर वी चांग से भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि जियांग फेमियन बहुत ही स्माइल करके कांगसे सरन से बातें कर रहे हैं। पता नहीं उन दोनों को इतना क्लोज देख के वी चांग से काफी ज्यादा जलन करने लगता है, और उसके बाद से वो अपने गगा और अपनी वाइफ कांगसे सरन पे डाउट करने लगता है। यानी कि वो हर बात में उन्हें नोटिस करता रहता है, और उनका ये जलस इतना बढ़ जाता है कि एक दिन जब कांगसे सरन अपने घर में अकेली होती है और अचानक से उनकी तबीयत खराब हो जाती है, जिस कारण से वो सीधा जमीन पे गिर जाती है। उस समय वी चांग से घर पे नहीं होता और जियांग फेमियन आता है। वो देखता है कि उनकी जो शाओजी है वो जमीन पे लेटी हुई है। वो सीधा आता है और फिर कांगसे सरन को अपने बाहों में उठा के ले जाने लगता है हॉस्पिटल की तरफ। अभी जियांग फेमियन बस गाड़ी तक भी पहुंचा था कि तभी वहां से बी चांग से आ जाता है। वो देखता है कि जियांग फेमियन ने कांगसे सरन को बाहों में लिया हुआ है, जिसे देखकर उसे अपने गगा पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उस टाइम पे वो कुछ नहीं कहता, और फिर हम देखते हैं कि आधे घंटे में वो सभी हॉस्पिटल में आते हैं। इस समय वी चांग से जो है बहुत ज्यादा गुस्से में है। कांगसे सरन उन्हें होश आ गया है और फिर वो जियांग फेमियन को थैंक यू कह रही है। तभी वी चांग से कहता है, गगा मुझे पता नहीं आपका और कांगसे का क्या चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपसे कभी भी आप मेरी वाइफ की तरफ ना देखें। जियांग फेमियन उनकी तो मानो पैर तले जमीन खिसक जाती है जब अपने भाई के मुंह से ये सुनते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। वो कहता है, चांग से तुम क्या कह रहे हो ये? वी चांग से वो कहते हैं, मैं सही कह रहा हूँ, मुझे लगता है शायद आप कांग से। तभी कांगसे सरन वी चांग से एक जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, छी आपकी सोच कितनी गंदी है। आपने सोचा भी कैसे कि मैं काका के साथ ऐसा सोचूंगी या फिर हमारे बीच में ऐसा कुछ होगा? मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। इतना कह के कांगसे सरन दूसरी तरफ मुंह मोड़ लेती है। वहीं जियांग फेमियन
उन्हें अपने कानों पे विश्वास नहीं आता। वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद से वो कभी भी वही चांगसे के सामने नहीं जाते। यानी कि उन्होंने अपना जो घर था वो भी बदल लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो अपने भाई का दिल दुखाए। क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें जो जंग फेमियान है वो वी चांगसे के फादर का अडॉप्टेड सन है, जिस कारण से वो नहीं चाहते कि अपने भाई को परेशान करे या फिर उन्हें, इसलिए वो अपने पूरा जो भी मेंशन है उसे छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद वो मैडम से शादी कर लेता है। वहीं हम देखते हैं कि कांग ससरन और वी चांगसे के रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा खटास आ चुके हैं, क्योंकि कांग ससरन, उन्हें लगता है कि उनके कारण ही वी चांगसे और जियांग फेमियान के रिश्ते में दरार आई है। तो वो क्या करते हैं कि वो एक बार वो वी चांगसे को बिना बताए ही जियांग फेमियान से मिलने जाते हैं, जिसको कि वी चांगसे देख लेता है और फिर वही जेलस का गेड़ा दोबारा से पनपने लगता है। और इसी कारण से वो कांग ससरन से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहने लगते हैं। लेकिन इससे पहले विंग उनकी लाइफ में आ चुका था। तो ऐसे ही करते करते टाइम बीतता है, लेकिन वी चांगसे मानो उनके अंदर का जो जलन था या फिर जेलस था वो पूरा ख़त्म ही नहीं होता, और धीरे धीरे उनके रिश्ते और भी ज़्यादा ख़राब होने लगते हैं। और साथ ही साथ जियांग फेमियान और जो वी चांगसे हैं उनके रिश्तों में भी काफ़ी ज़्यादा दूरी आ जाती है। बैक टू स्टोरी। ये याद करके वी चांगसे, उनकी आंखों से आंसू बहता है। उन्हें पता नहीं, आज अपने गगा की बहुत याद आ रही है। उन्हें लगता है कि शायद इस समय अगर जियांग फेमियान उनके गगा उनके साथ होते तो वो उन्हें बताते कि उन्हें इस समय क्या करना चाहिए। अभी वी चांग से इतना सोच ही रहे थे कि तभी उनके कंधे पे कोई हाथ रखता है। वी चांग से पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि ये और कोई नहीं, उनके गगा है, यानी कि जियांग फेमियान। वी चांग से वो एकदम से इमोशनल हो जाते हैं और फिर वो खड़े होते हैं और अपने गगा को जोर से हक करते हैं और कहते हैं, गगा, आई एम सॉरी, मेरी बेवकूफ़ी के कारण हम दोनों इतने टाइम से अलग रहे हैं, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। शायद मैं जल्दी में इतना अंधा हो गया था कि मैंने देखा नहीं कि आप मुझसे कितना प्यार करते थे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जियांग फेमियान के साथ उसकी पूरी फैमिली वहाँ पे है। वो भी इमोशनल हो जाते हैं। तभी कांग ससरन आती है। वो वी चांगसे को गुस्से से देखी जा रही है। वी चांगसे कहता है, प्लीज़ काका, आपने मुझे माफ़ कर दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जियांग फेमियान कहते हैं, ठीक है, माफ़ कर दिया मैंने तुम्हें, लेकिन क्या तुमने विंग और लानांग जी को माफ़ कर दिया? वी चांगसे कहते हैं, मतलब? तब जियांग फेमियान अपने फैमिली के साथ वहाँ पे बैठ जाते हैं। वो कहते हैं, दरअसल विंग और लानांग जी इस समय हमारे गाँव के घर में है, यानी कि यिलिंग में। और मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम अब कोई भी बखेड़ा खड़ा ना करो, क्योंकि चांगसे, तुम जानते हो ना कि नसीब वालों को सच्चा प्यार मिलता है। वैसे ही तुम्हें भी मिला था, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की। तो तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बेटे को भी उसका सच्चा प्यार मिले? बताओ। ये चांगसे हाथ जोड़ते हैं और फिर अपने काका के पैरों में गिर जाता है और कहता है, काका प्लीज मुझे माफ कर दो, और मैं अब समझ गया हूँ कि सच्चे प्यार की कीमत बहुत ज़्यादा है, और प्लीज़ मुझे विंग से बात कराओ। मैं उससे कहूँगा कि मुझे उससे और लानांग से कोई भी परेशान नहीं है। वो चाहे तो एक साथ रह सकते हैं, चाहे तो वो इस विला में रह सकते हैं, मैं कहीं और रह लूँगा, लेकिन एक बार आके मुझसे मिले। मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने लानांग जैसे लड़के को इतना कुछ सुनाया, तो प्लीज़ मेरी बात कराओ। जियांग फेमियान ये सुनकर खुश होते हैं। फिर वो अपना फ़ोन निकालते हैं और फिर विंग को कॉल करते हैं। विंग कॉल रिसीव करता है और कहता है, जी अंकल बताइए। तब जियांग फेमियान कहता है, विंग मुझे लगता है तुम्हें अपने फादर से बात करनी चाहिए। विंग कहता है, अंकल अगर मैं फादर से बात करूंगा तो वो फिर से मुझे मोशाने से शादी के लिए कहेंगे। फिलहाल मैं शादी नहीं करना चाहता, और वैसे भी आप लोगों को पता हो या ना हो, लेकिन मैंने और लांचा ने शादी कर ली है चर्च में, आज ही, अभी 1 घंटे पहले। तभी वी चांग से एकदम से जियांग फेमियान से फ़ोन लेता और कहता, विंग बेटा प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा या फिर तुम्हारे लालांग जी को गलत समझा। हम तुम्हारी शादी के लिए तैयार हैं, प्लीज़ आ जाओ। विंग कहता, मुझे पता है आप नाटक कर रहे हो, आप जैसे हम घर आएंगे वैसे हम दोनों को अलग कर दोगे, जैसे इसके पेरेंट्स ने किया था, तो हम नहीं आएंगे आपके साथ। और हाँ अंकल, मैं जानता हूँ कि आपने पापा को बता दिया होगा कि मैं गाँव के घर में था, तो आप लोग यहाँ पे मत आना, क्योंकि अब हम यहाँ से भी कहीं और जा चुके हैं, और मैं तब तक घर पे नहीं वापस आऊँगा जब तक कि मुझे लगता नहीं कि लांजा के घर वाले और आप लोग मुझे और लांजा को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। इतना कह के विंग कॉल कट कर देता है। कांग ससरन वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ वो खुश है कि चलो लानांग जो और विंग एक साथ हैं। लेकिन वो अपने हस्बैंड वी चांगसे से बिल्कुल बात नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लैन कुरैन और लैन ची भी शहर में आ चुके हैं। वहीं लैन जिशन अब अपने अंकल और आंट से ज़्यादा बात नहीं करता। फिर कुछ टाइम बाद लैन चिंगेंजन और लैन ली भी शहर में आ जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि लैन कुरैन और लैन ची काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगे हैं, क्योंकि लैन चिचन भी अब उनसे बातें नहीं कर रहा। ऐसे करके लगभग 1 साल बीत जाता है। वहीं हमारे वांगशन वो बहुत ज़्यादा खुश है।
उन्होंने शादी भी कर ली है और साथ ही साथ उन्होंने एक छोटा सा बेबी जो कि लगभग अभी 1 साल का है उसे अडॉप्ट कर लिया है और उनके साथ वो बहुत खुश है। उन्होंने उसका नाम रखा है वी लान आयुआन। और फिलहाल लान वांगजी अभी घर में रहता है और विंग उन्हीं के पड़ोस में एक छोटा सा सुपरमार्केट है, वहीं पे मैनेजर के पोस्ट में काम करता है। और उसी रात हम लिखते हैं कि लान वांगजी विंग से कहता है, विंग क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें घर जाना चाहिए? विंग कहता है, लांजा जाना तो चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने फिर हमें अलग कर दिया तो? तब लाना जी कहता है, विंग मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेंगे, अगर कुछ हुआ तो फिर हम दोबारा से भाग जाएंगे। विंग लाना जी को जोर से करता है और कहता है, लांजा तुम मेरे साथ रह के पूरी मेरी तरह बन गए हो। लाना जी कहता है, हाँ अब तुम मेरे हस्बैंड हो तो मुझे तुम्हारी तरह तो बनना पड़ेगा ना। अब विंग कहता है, हाँ वो तो है, चलो फिर 1 हफ्ते बाद देखते हैं। इतने में इनके घर के दरवाजा नॉक होता है। विंग दरवाजा खोलता है तो देखता है कि नी हुई सैंग, शुयांग और शाओशिंग चैन आए हुए हैं। वो कहते हैं, क्या तुम दोनों को नहीं लगता कि अब तुम दोनों को अपने पेरेंट्स से मिलना चाहिए? विंग कहता है, हाँ हमने डिसाइड तो किया है, देखते हैं 1 हफ्ते बाद। तब नी हुई सैंग कहता है, वैसे लानवांग जी मैंने सुना है कि तुम्हारे काका की शादी होने वाली है। तभी शुयांग कहता है, हाँ विंग मैंने भी सुना है कि तुम्हारे काका की भी शादी होने वाली है और शायद उन दोनों की ही आपस में शादी होने वाली है। ये सुन के लानवांग जी और विंग उनको यकीन नहीं होता, कहते क्या सच में फैमिली मान गए? वो कहते हैं, हाँ मान गए हैं और शायद इसीलिए उन्होंने हमें बताया है ताकि हम ये बात तुम लोगों तक पहुंचा सके। मुझे लगता है कि तुम्हारे फैमिली अब मान चुके हैं तो तुम्हें भी उनसे मिलना चाहिए। लानवांग जी कहते हैं, हाँ हाँ विंग अब हमें चलना चाहिए। तो विंग कहता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि लगभग 2 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद वो सभी दोस्त मिलते हैं और फिर छोटा सा गेट टुगेदर करते हैं। अब हम देखते हैं ठीक 2 दिन बाद विंग और लानवांग जी दोनों अपने बेबी के साथ लैन हाउस के बाहर खड़े हुए हैं। विंग कहता है, लांजा क्या तुम तैयार हो? लानवांग जी कहता है, हाँ हाँ विंग मैं तैयार हूँ। उसके बाद वो दोनों अपने बेबी का हाथ पकड़ते हुए अंदर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि पूरा घर सजाया हुआ है और ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि वहाँ पे किसी की शादी है। तो विंग कहता है, लांजा मैंने तो सुना था कि काका और तुम्हारे काका की शादी 1 हफ्ते बाद है, लेकिन ये तो अभी। इतने में लाइन से चलवा आता है और फिर जोर से लाइन जुगा करता और कहता है, वांग जी क्या तुम आ गए? मुझे पूरा विश्वास था कि तुम आ जाओगे, आओ जल्दी, कितना कह के वो उन दोनों को अंदर ले जाता है। तभी उनकी नजर आती है एक छोटे से बच्चे पे जो कि बहुत ही क्यूट नजरों से उन्हें देख रहा था। वो कहता है, ये कौन है वांग जी? वांग जी कहता है, काका ये हमारा बेटा है लैंस चैन। लानवांग जी को घूरता और कहता है, मतलब? तब लानवांग जी स्माइल करता है और कहता है, काका हमने इसे अडॉप्ट किया है। लैंस चैन ये सुन के स्माइल करता है और फिर अंदर आता है। अंदर आते ही वो देखते हैं कि पूरी लैन फैमिली, जियांग्स फैमिली और वी फैमिली वहाँ पे मौजूद है। विंग और लानवांग जी को देखते ही पूरी फैमिली आती है और फिर उन दोनों को टर्न बाय सा करती है। तभी वीचांग से आता है लानवांग जी के पास और कहता है, वांग जी बेटा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाया था तुम्हारा प्यार। लानवांग जी कहता है, ठीक है अंकल, कोई बात नहीं। तभी लैन क्रैन आता है विंग के पास और कहता है, वांग जी विंग प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कैसे बताऊं? लानवांग जी कहता है, कोई कोई बात नहीं शिफू, हम समझ सकते हैं। दरअसल लानवांग जी अपने जो अंकल है उसका पास जानता है, या फिर यूँ कहो शायद लैन सिचन ने लानवांग जी को बता दिया था, जिस कारण से उन्हें भी अपने अंकल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि भले ही उन्होंने जो भी किया हो वो उनकी भलाई के लिए सोचा था, इसीलिए उन्होंने ऐसे किया। इसलिए वो कहते हैं, कोई बात नहीं अंकल। तभी सबकी नजर जाती है उसी छोटे से बच्चे पे जो कि बहुत ही प्यारी प्यारी आंखों से सबको देख रहा था। तब एकदम से वी चांग से आते हैं और कहते हैं, क्या ये हमारा ग्रैंडसन है? विंग स्माइल करता है और कहता है, हाँ बाबा ये आपका ग्रैंडसन है। सभी लोग वी लैन आयोन को प्यार से उठाते हैं और फिर उसी में खो जाते हैं। तभी कांग से सरन आती है, वो कहती है, विंग बेटा क्या तुम और लानवांग जी शादी? विंग कहता है, हाँ मदर हम शादी कर चुके हैं। तब कांगसान कहती है, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं तुम दोनों की शादी देखूं। तो विंग कहता है, अच्छा तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से शादी कर लेंगे, है ना लांजा? लानवांग जी स्माइल करता है और फिर शर्माने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं ठीक आधे घंटे बाद का समय। इस समय लानवांग जी, विंग, लैंसी चैन और जियांग चैन प्रिस्ट के सामने खड़े हुए हैं। तभी प्रिस्ट कहता है, अब से आप चारों हस्बैंड एंड हस्बैंड हुए। ये सुन के सभी लोग खुश होते हैं और फिर हम देखते हैं कि लगभग 1 घंटे बाद का समय वी लान आयुन अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ है और लानवांग जी और विंग अपने वेडिंग नाइट एंजॉय कर रहे हैं। वहीं लैंसी चैन और जियांग चैन भी अपनी वेडिंग नाइट एंजॉय कर रहा है। फिर लानवांग जी कहते हैं विंग से, विंग आई लव यू सो मच। विंग कहता है, आई लव यू टू लांजा।
और फिर वो दोनों बहुत ही डीप और पैशनेट सा किस शेयर करते हैं। इसी के साथ हमारा ये छोटा सा फैन फिक्शन यहीं पे एंड हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। एंड आई नो कि स्टोरी बहुत ही छोटी है और सिंपल सी है। खैर जो भी है बस यही है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ मेरे अगले फिल्म में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।